क्या करते हैं, आप लोग आ जाएंगे स्लाइड नंबर 3-16। ये है शेड्यूलर्स वाली स्लाइड। शेड्यूलर्स वाली स्लाइड पे आप आ जाएंगे और इसमें अगर आप आ जाएं तो आपको ये दोबारा, मैंने शेड्यूलर्स लास्ट टाइम सारे करा दिए थे और इन शेड्यूलर्स में कुछ डेफिनेशंस भी हमने कर ली थी, बाकी काम भी हमने कर लिए थे। अब दोबारा थोड़ा सा इनको जो है ना वो देखते हैं। इनके ऊपर जो डिटेल्स, अब ये प्रॉपरली हम बुक में से कर रहे हैं। पीछे जो कुछ हमने किया था वो हमने थोड़ा सा अवे आउटसाइड द बुक जाके किया था। अच्छा, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है और कभी कभी हमारे पास एक मीडियम टर्म शेड्यूलर भी होता है। लेट्स स्टार्ट। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका क्या होता है कि अब नेक्स्ट प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूट होना है या जिसको सीपीयू मिलना है वो कौन सा है। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम होता है। और अगर आप राउंड रॉबिन के केस में देख लें तो अगर एक क्वांटम मिली सेकंड का, तो हर मिली सेकंड में शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की ज़रूरत आपको पड़ती है कि अब किसको सीपीयू एलोकेट करना है, अब नेक्स्ट किसको सीपीयू एलोकेट करना है। सो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर हर एक क्वांटम के बाद ये डिसाइड कर रहा होता है कि किसको अब जो है वो सीपीयू एलोकेट करना है। ये जो जॉब्स एडमिट होती हैं हार्ड ड्राइव से मेमोरी में, उनके लिए आपके पास होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, या जिसको आप कहते हैं जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर ये करता है कि अब किस प्रोसेस को रेडी क्यू में लेके आना है। और जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो थोड़ा सा देर से कॉल होता है, सेकंड्स या मिनट्स के बाद। क्योंकि आप देखें, जब तक मेमोरी में जगह नहीं होगी, जब तक सीपीयू में जगह नहीं होगी, तब तक आप जो है ना वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को कॉल नहीं करते। सो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर दोनों कर्नल के बिहाफ पे या ऑपरेटिंग सिस्टम के बिहाफ पे काम करते हैं और तब तक करते रहते हैं कि जब तक आप सिस्टम को जो ना वो आपका पीसी या जो ना आपका हार्डवेयर रनिंग पोजीशन में। जैसे ही आप शट डाउन करेंगे तो शेड्यूलर चल जाएंगे। इसका मतलब है दे आर कोर कंपोनेंट्स ऑफ योर कर्नल। अच्छा, उसके अलावा लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एक और काम भी करता है। अगर आप देखें नीचे लिखा हुआ, द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कंट्रोल्स द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि पैरेलल में कितने प्रोग्राम चल सकते हैं। इन सब के लिए जो है ना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर भी जो है ना वो आपको ये हेल्प आउट करता है कि कितनी जॉब्स उसने एडमिट की हैं और वो फिर जो है ना वो उनको असाइन कर देता है कि ये पैरेलल में चल सकती हैं या नहीं। जैसे ही वो पैरेलल उनका स्टेटस डिक्लेयर हो जाता है या जो भी नेचर होती है, तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उनको एग्जीक्यूट करता हुआ जाता है। एट अ टाइम अगर आपके पास सिंगल सीपीयू है तो एट अ टाइम प्रैक्टिकली एक ही जॉब एग्जीक्यूट हो रही होती है। लेकिन आपको पता है कि होता क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारी जॉब्स जो है ना वो एग्जीक्यूट होने के बाद आईओ ब्लॉक हो जाती हैं। बहुत सारी जॉब्स जो है ना उनका क्वांटम एक्सपायर हो जाता है, वो दोबारा रेडी क्यू में आ जाती हैं। बहुत सारी जॉब्स सस्पेंडेड में चली जाती हैं। तो उन सबको हम जो है ना वो मल्टी टास्क जॉब्स कहते हैं। मल्टी टास्क इसलिए कि उनको एक एक दफा सीपीयू मिल चुका है, उन सबको हम मल्टी टास्क जॉब्स कहते हैं। अच्छा, जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें भी या जो जॉब्स होती हैं उनकी भी दो नेचर्स हैं। एक आईओ बाउंड प्रोसेसेस हैं। आईओ बाउंड प्रोसेसेस कौन से हैं? जो ज्यादातर टाइम अपना आईओ के साथ, इनपुट आउटपुट के साथ गुजारते हैं और सीपीयू का टाइम कम यूटिलाइज करते हैं। दूसरे आपके पास जो है वो सीपीयू बाउंड प्रोसेसेस हैं, जो कि ज्यादातर टाइम जो है ना वो अपना सीपीयू के साथ गुजारते हैं और लॉन्गर सीपीयू टाइम या लॉन्गर सीपीयू बस लेते हैं। बस से मुराद एग्जीक्यूशन टाइम। और जो है ना लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ना वो हमेशा ये कोशिश कर रहा होता है कि आईओ बाउंड और सीपीयू बाउंड को मिक्स करे। ये ना हो कि सारी की सारी सीपीयू बाउंड जॉब्स आ जाएं, तो इसका मतलब है आईओ कोई भी यूज नहीं कर रहा और सारे ही सीपीयू मांग रहे हैं बार बार। और अगर सारी की सारी आईओ बाउंड जॉब्स आ गई तो सीपीयू मोस्टली फ्री पड़ा हुआ है और ज्यादातर जो है ना वो ड्राइव्स के ऊपर या हार्ड ड्राइव के ऊपर या नेटवर्क के ऊपर कंटेंशन चल रही है। उस कंटेंशन को मिनिमाइज करने के लिए आप मिक्स जॉब्स उठाते हैं कि कुछ आईओ बाउंड और कुछ सीपीयू बाउंड, ताकि जो दोनों कंपोनेंट्स हैं आपके, दोनों हार्डवेयर जो है ना वो पैरेलल में सही, बेहतर और एफिशिएंटली यूटिलाइज हो सके। ठीक है, अगली स्लाइड पे आ जाएं। अगली स्लाइड पे ये मैंने थोड़ी सी स्लाइड चेंज की है जो आपकी बुक में है। अब एक और शेड्यूलर हमने ऐड कर लिया, दैट इज कॉल्ड मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर की जरूरत आपको कब पड़ेगी? जब आप जो है ना वो किसी एक प्रोसेस को स्वैप आउट करेंगे मेमोरी में से। स्वैप आउट आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो मेमोरी में आना चाह रहे हैं, एग्जीक्यूट होना चाह रहे हैं। उनको ज़ाहिर है आपने सीपीयू या रिसोर्सेज एलोकेट करनी है। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ना अभी उनको जगह नहीं दे रहा। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्यों जगह नहीं दे रहा? क्योंकि रैम अवेलेबल नहीं है, मेमोरी अवेलेबल नहीं है, बाकी तमाम रिसोर्सेज जो वो मांग रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है।
तो फिर एक मीडियम टर्म शेड्यूलर आता है इस वक्त, और मीडियम टर्म शेड्यूलर जब ये देखता है कि हार्डवेयर जो है ना उसकी यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, ख़ास तौर पे रैम, फिर वो कुछ प्रोसेसेस के कुछ पेजेस को स्वैप आउट कर देता है, या पूरा प्रोसेस पार्शली स्वैप आउट होता है, कंप्लीटली स्वैप आउट होता है, या कुछ उनके पेजेस स्वैप आउट होते हैं, और फिर वो एक नए प्रोसेस के लिए जगह बनाता है ताकि उसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ना वो मेमोरी में रिसोर्सेज दे सके। और इसी तरह मीडियम टर्म शेड्यूलर एक और काम ये करता है कि जब दोबारा मेमोरी में जगह अवेलेबल होती है, जो पहले उसने स्वैप आउट किए थे उनको उसने अब स्वैप इन भी करना है। तो अगर आप ये डायग्राम सारे देख रहे हो तो इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि अगर हम स्टार्ट करते हैं, नीचे आपके पास रेडी क्यू में हमेशा जो है ना वो न्यू प्रोसेसेस आ रहे होते हैं, और रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस आ रहे होते हैं वो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर की मदद से आते हैं। जैसे ही लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उनको रेडी क्यू में डाल देता है तो उसके बाद रेडी क्यू में से फिर मिड टर्म शेड्यूलर आपका, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर आपका उनको सीपीयू एलोकेट करता है, डिपेंडिंग अपॉन बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, लेकिन जिस भी क्राइटेरिया के तहत, चाहे वो राउंड रॉबिन है या जो कुछ भी है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर जो है वो रेडी क्यू में से देखता है, और राउंड रॉबिन शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की एक एग्जांपल है। तो जैसे ही वो देखता है कि अब इस नए प्रोसेस को जॉब मिलनी चाहिए तो उसको वो सीपीयू एलोकेट करता है, और जब उसका क्वांटम एक्सपायर होता है तो क्वांटम एक्सपायर होने के बाद उसको दोबारा या तो रेडी क्यू में जाना है, या अगर उसका क्वांटम एक्सपायर नहीं हुआ, उसने आईओ के लिए रिक्वेस्ट किया, तो फिर आईओ वेटिंग क्यू में चला जाएगा, और जब आईओ कंप्लीट करेगा तो दोबारा वापस रेडी क्यू में आ जाएगा। उसके अलावा अब एक, जी जी, ये मुझे कंप्लीट कर ले, मैं स्टार्ट में जो न्यू प्रोसेस, जी सर, बट ये स्लाइड कंप्लीट हो जाए, आपका क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप देखेंगे कि अब इसमें 3 एरोस बन गए, एक एरो और भी बन रहा है, दैट इज स्वैप आउट। स्वैप आउट कौन सा है कि जी जब वो रेडी क्यू में जाना चाह रहा था, लेकिन जैसे ही वो सीपीयू का क्वांटम एक्सपायर करके बाहर निकला तो मीडियम टर्म शेड्यूलर को पता चला कि इस वक्त रैम में नए प्रोसेसेस के लिए जगह नहीं है, तो ये जो अभी फौरन सीपीयू से निकला तो उसको वो स्वैप आउट कर देगा, और ये अब एक और क्यू मेंटेन करेगा मीडियम टर्म शेड्यूलर, जिनको हम कहते हैं पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप आउट प्रोसेसेस। ये वो प्रोसेसेस हैं जिनको एक या एक से ज्यादा क्वांटम्स मिल चुके हैं, और अब ये स्वैप आउट हो चुके हैं नए प्रोसेसेस की वजह से, और नए प्रोसेसेस के लिए जगह बन जाएगी, और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर उनको रेडी क्यू में डाल सकता है। अच्छा, जो प्रोसेसेस आईओ में जाते हैं उनको फिलहाल हम जो है ना वो आईओ में वेट में डालते हैं, जब वो आईओ के वेट से निकलते हैं तो उसके बाद स्वैप आउट या स्वैप इन किया जा सकता है। लेकिन ज्यादातर हम ये देख रहे होते हैं कि जो इस वक्त क्योंकि आईओ वाले प्रोसेसेस को हम स्वैप आउट इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने रिसोर्सेज ब्लॉक किए होते हैं, और क्योंकि रिसोर्सेज ब्लॉक किए होते हैं तो अगर हम उनको स्वैप आउट कर दें तो वो रिसोर्सेज ब्लॉक रह जाते हैं, नए आने वाले प्रोसेसेस उनको यूटिलाइज नहीं करते। लेकिन जो डायरेक्टली रेडी क्यू से रेडी क्यू में जाते हैं उनको स्वैप आउट करना आसान है, क्योंकि वो रिसोर्सेज लेके नहीं बैठे हुए, इसलिए वो रिसोर्सेज नए आने वाले प्रोसेसेस को मिल जाएंगे और आपकी एफिशिएंसी जो है ना वो बेहतर हो जाएगी। तो ये था मीडियम टर्म शेड्यूलर। अब यहाँ तक अगर किसी का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। सर ये स्टार्टिंग में हमें जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्यों दे रहे हैं? लॉन्ग टर्म शेड्यूलर जो है ना वो ये देखता है कि किस प्रोसेस को आपने जो है ना वो रिसोर्सेज देने या नहीं, प्रोसेस एग्जीक्यूट करने के लिए आपने एडमिट करना या नहीं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर जो हमने फर्स्ट में एक डायग्राम पढ़ी थी सर प्रोसेसेस की, सर उनकी स्टेट्स की, सर एक हमने बात की थी वेटिंग स्टेट में भेजने की, और एक था सर सस्पेंडेड स्टेट। सर क्या सस्पेंडेड स्टेट सर ये मीडियम टर्म शेड्यूलर से रेलिवेंट है? नहीं, मीडियम टर्म से बिल्कुल है, रिलेटेड है। अभी मैं आगे वो उसका भी जिक्र कर रहा हूँ। जी सर ठीक है, आ जाएगा अभी आपका सस्पेंडेड वाला क्वेश्चन आ जाएगा जी। वैसे आप अभी फिलहाल यही समझें कि स्वैप आउट का मतलब है सस्पेंडेड, दो ये मेमोरी के ऊपर सस्पेंडेड है जी। और क्वेश्चन जी? सर मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है जब उसमें चला जाएगा हम लोगों का स्वैप आउट करके, तो सर जब दोबारा रेडी क्यू में आएगा तो वो किस सूरत में वापस आएगा, मतलब किस प्रोसेस के बाद वापस रनिंग जगह में आएगा? अच्छा देखिए, उसमें ये होता है जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है उसको ये नहीं पता कि रेडी क्यू में जाके कैसे लगेगा, वो काम होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का। मीडियम टर्म शेड्यूलर सिर्फ ये देखता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो रिसोर्सेस नहीं रखता, इसने एक क्वांटम एग्जीक्यूट कर लिया या एक से ज्यादा,
और अगर इसको निकालेंगे तो नए प्रोसेस की जगह बनेगी, अगर इसको रैम में रहने देंगे तो नए प्रोसेस की जगह नहीं बनेगी, तो वो इसको पार्शियली स्वैप आउट कर देता है, यानी इसके बहुत सारे पेजेस को मेमोरी में से हार्ड ड्राइव पे वर्चुअल रैम में शिफ्ट कर देगा और एक नए प्रोसेस के लिए फिजिकल रैम में आने की जगह बन जाएगी। मीडियम टर्म शेड्यूलर को ये नहीं पता कि रेडी क्यू में इसकी जगह क्या होगी। अच्छा, जब इसको वो स्वैप इन करेगा तो ये रेडी क्यू में एंड पे जाके लग जाएगा। जैसे ही एंड पे जाके लग जाएगा तो अब शॉर्ट टर्म शेड्यूलर खुद सॉर्ट करता है रेडी क्यू को। वो हमने देखा था, उसमें बहुत सारी जो है ना वो प्रायोरिटीज बेस्ड शेड्यूलिंग हो सकती है, एसजेएफ बेस्ड शेड्यूलिंग हो सकती है, और राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग हो सकती है, एसजेएफ विद राउंड रॉबिन हो सकती है, राउंड रॉबिन विद प्रायोरिटी हो सकती है। तो मल्टीपल हमारे पास शॉर्ट टर्म शेड्यूलर अवेलेबल है, वो अपनी मर्जी से रेडी क्यू को सॉर्ट करते रहते हैं। तो जैसे ही वो सॉर्ट करेंगे तो अब प्रोसेस जहां भी जाके लगेगा अपनी सॉर्टिंग क्राइटेरिया के मुताबिक, वो हमें नहीं पता, वो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को पता है। होप ये क्वेश्चन आंसर समझ आ गया आपको। शॉर्ट टर्म मीडियम में शेड्यूल, क्वेश्चन दोबारा रिपीट करें बेटा। शॉर्ट टर्म आप क्या कह रहे हैं? शॉर्ट टर्म एक अलग शेड्यूलर है, मीडियम एक अलग शेड्यूलर है। अभी मैंने उसकी रीजन बताई है, क्योंकि आपके पास रैम में जगह खत्म हो गई है नए प्रोसेस के लिए, तो किसी को तो निकालना है। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर एक डिसीजन लेगा कि इसको निकालने से नए प्रोसेस के आने की जगह बन जाएगी। उसका ताल्लुक शॉर्ट टर्म के साथ नहीं है। बाज़ औक़ात हो सकता है मीडियम टर्म शेड्यूलर जो है ना वो साइड पे आइडल बैठा रहे और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर सारा काम करता रहे। अगर आपके पास अबंडेंट रैम है और आपको जरूरत नहीं पड़ रही किसी को स्वैप आउट करने की, जरूरी नहीं कि हम मीडियम टर्म शेड्यूलिंग कॉल करें। मीडियम टर्म शेड्यूलिंग की जरूरत तब पड़ी जब आपके पास लॉन्गर प्रोसेसेस, ऐसे प्रोसेसेस आ गए जिनकी रैम रिक्वायरमेंट्स, फिजिकल मेमोरी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। उस केस में फिर आप उनको जो है ना वो स्वैप इन स्वैप आउट मॉडल पे लेके जाते हैं। ठीक हो गया सर? तो हम तीनों के फंक्शन में ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म स्केड्यूल जो होता है इसका काम ये होता है कि जस्ट जो न्यू प्रोसेसेस आते हैं जस्ट उनको हैंडल करता है, और उसके बाद किसको न्यू से किसको आने देना और किसको नहीं आने देना। जी सर, और उसके बाद के टाइम पे जी, और जब सर वो रेडी क्यू में आ जाता है तो उसके बाद सीपीयू को की यूटिलाइजेशन की पे किसको भेजना है किसको नहीं, क्योंकि सीपीयू के पास किसको भेजना है क्या कब भेजना है वो डिसीजन होता है शॉर्ट टर्म का। और उसके बाद जब सीपीयू फर्दर आगे मूव करते हैं, हम उसे टर्मिनेट करना है या उसे स्वैप आउट करना है या उसे आईओ पे लेके जाना है, तो किस तरह से उसका आगे फर्दर वर्किंग करवानी है ये आईओ को अलग कर दें। आईओ अलग कर दें। आईओ वाले जो ना वो सस्पेंडेड स्टेट में जाते हैं या ब्लॉक स्टेट में जिसको जाते हैं आप, ब्लॉक जो कहते हैं ना आईओ ब्लॉक। जी जी। जबकि जो आपके दूसरे प्रोसेसेस हैं ना जो वेटिंग स्टेट में चले गए। एक मिनट, टास्किंग के ऊपर अगर आप थोड़ा सा और आगे आए तो आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब आ जाते हैं हम मल्टीटास्किंग के ऊपर। अच्छा, मल्टीटास्किंग में आपने देखा होगा, आपने कंपेयर किया हुआ iOS को, एंड्रॉइड को और कुछ और ऑपरेटिंग सिस्टम्स को। आज हम थोड़ा सा टच आगे जाके क्रोम का भी लेंगे। अच्छा, जो अर्ली वर्जन थे iOS के, क्योंकि iOS हमारा पहला प्रॉपर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम था, स्मार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो कि जो है ना अब जाके लॉन्गर टर्म में मल्टीटास्किंग को अलाउ करता, लेकिन शुरू में नहीं करता था। शुरू इसका मतलब ये है कि आपके पास हमेशा एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूटिंग स्टेज में होगा। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के पास जो है ना वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा, बाकी सारे के सारे सस्पेंडेड में पड़े होंगे। ड्यू टू स्क्रीन रियल स्टेट जो है ना वो iOS की लिमिटेशंस थी, वो ये करता था कि सिंगल फोरग्राउंड, और उसकी भी वजह है क्योंकि आपने देखा होगा iOS जो शुरू में आया था वो छोटी स्क्रीन के ऊपर आया था, और छोटी स्क्रीन होने की वजह से वहाँ उस छोटी स्क्रीन के ऊपर मल्टीपल फोरग्राउंड प्रोसेसेस आप नहीं चला सकते थे।
तो यूजर इंटरफेस एक वक्त में एक ही को स्क्रीन एलोकेट करता था और उसको हम फोरग्राउंड प्रोसेस कहते थे। लेकिन बैकग्राउंड में आपके पास बहुत सारे प्रोसेसेस चल रहे होते थे, उनको हम कहते थे बैकग्राउंड जो है ना वो रनिंग स्टेट्स। और उनके लिए भी हम जो है ना, एक और iOS ने एक अच्छा काम ये किया था और आज भी वो करता है कि वो जो बैकग्राउंड प्रोसेसेस हैं उनको रिस्ट्रिक्ट करता है ओवर जो है ना वो यूजेज ऑफ जितने भी रिसोर्सेज हैं उसमें नोटिफिकेशन कितने वो रिसीव कर सकते हैं, कितनी देर के लिए वो ऑडियो प्ले बैक कर सकते हैं और कितनी देर के लिए जो है ना वो बाकी सेंसर्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। इन सब के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, तो लिमिट लगी हुई है बैकग्राउंड प्रोसेसेस के ऊपर, और आज भी iOS ये काम करता है। अच्छा, जो एंड्रॉइड है वो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के ऊपर कम लिमिट्स लगाता है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस को वो सर्विसेज कहता है और सर्विस जो है ना वो बैकग्राउंड में चलती रहती है। कब तक चलती रहती है, उसको iOS की तरह टर्मिनेट नहीं किया जाता ओवर द टाइम, या ओवर जो है ना वो कितनी देर तक उसका रनिंग वो जो नहीं है आपके पास थ्रेशोल्ड नहीं है, वो जब तक सस्पेंड नहीं हो जाती एंड्रॉइड उसको चलाता रहता है। लेकिन सर्विसेज का यूजर इंटरफेस नहीं होता, सर्विसेज थोड़ी सी मेमोरी रिक्वायर करती हैं। इसके लिए मैंने एक लिंक भी दे दिया नीचे, वो आप लोग जो है ना वो फर्दर जाके उसको स्टडी कर लेंगे। ये एक कंपैरिजन है इनका iOS का और एंड्रॉइड का, और तमाम जितने भी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग क्या कर रहे होते हैं। अच्छा, ये भी याद रखें कि जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें मल्टीटास्किंग का मतलब होता है मल्टी स्क्रीन शेयरिंग, ठीक है, उनको हम मल्टीटास्किंग कहते हैं। लेकिन जब हम विंडोज या लिनक्स की बात करते हैं तो मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि जो तमाम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं, उसमें वो स्क्रीन भी ले सकते हैं, उसमें वो बाकी सारी रिसोर्सेज भी ले सकते हैं। अच्छा, इसी में एक जो है ना मैं अब आपको छोटी सी जो है ना वो एक असाइनमेंट भी दे रहा हूँ जो आप लोगों ने जाके देखनी है कि हाउ टू क्रिएट अ वायरस इन एंड्रॉइड। इसका हल जो है वो आपको इसी स्लाइड में से इसका आपको स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाए, अगली जो आपकी स्लाइड है दैट इज कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। जो प्रोसेसेस होते हैं उनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है, वो हमें पता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती क्या है? कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो बेसिकली क्या होती है, जब आपका जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है सीपीयू से निकाल के एक प्रोसेस को रेडी क्यू में डालता है और रेडी क्यू से निकाल के सीपीयू में डालता है, तो वो कंटिन्यूअसली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करता है। कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करने के लिए उसको करना क्या पड़ता है, उसको जो है प्रोसेस की स्टेट सेव करनी होती है और जो है ना वो सेव्ड स्टेट वाले प्रोसेस को किसी जगह मेमोरी में जो है ना वो स्टैक में डालना होता है, और नए प्रोसेस को जो रेडी क्यू में पड़ा हुआ है, जो फ्रंट पे पड़ा हुआ है रेडी क्यू में, उसकी स्टेट को चेंज करके रनिंग स्टेट में लेके आना होता है और उसके पूरे पीसीबी को जो है ना वो सेव्ड स्टेट में से जो है ना कॉन्टेक्स्ट स्विच स्टेट में लेके आना होता है। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है ना वो पीसीबी की मदद से होती है। पीसीबी आपका प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है ना वो स्टेट्स को मेंटेन करता है। उसके अलावा आप पूरे प्रोसेस को उठा के जो है ना वो स्टैक में नहीं डालते, आप पीसीबीज को स्टैक में डालते हैं। स्टैक में डालने का मतलब ये है कि जो सबसे आखिर में कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा वो जो है ना वो पहले आप उसको पॉप कर सकते हैं। लेकिन अगेन जो है ना वो ये शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जितने कॉन्टेक्स्ट स्विचेस या जितने उसने रेडी क्यू में डाले हुए उनमें से वो सॉर्ट करेगा कि किसको वो पहले लेके आता है और किसको बाद में लेके आता है। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो है ना एक ओवरहेड है। ओवरहेड क्यों है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ ना कुछ जो है ना वो एक्टिविटी करनी पड़ती है और इस एक्टिविटी में कोई और प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त सीपीयू का सारा टाइम जो है ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जा रहा होता है। तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी एक टाइम लेता है, लेकिन हम सब ये अज्यूम करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच का जो टोटल एग्जीक्यूशन टाइम है ये नेग्लिजिबल है, तो हम इसको जो है ना वो ओवरऑल सीपीयू के टाइम में या ओवरऑल प्रोसेसेस के वेट टाइम में या एवरेज बस टाइम में काउंट नहीं करते। लेकिन स्टिल ये एक ओवरहेड है, और ऑन अ लॉन्गर टर्म जब आप जाके कैलकुलेट करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस, तो उसके अंदर जो है ना वो आपको कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ओवरहेड्स भी नजर आएंगे। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के ओवरहेड्स जो है ना वो लॉन्गर हो जाते हैं अगर आप पीसीबी का साइज बड़ा कर दें या कॉम्प्लेक्स कर दें, या जो पीसीबी एक डाटा स्ट्रक्चर है, जब इसकी कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी या इसका साइज बड़ा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग भी बड़ी हो जाएगी। इसी तरह इसका ताल्लुक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का क्वांटम टाइम के साथ भी है। अगर आप क्वांटम का जो स्लाइस टाइम है वो छोटा कर दें तो क्वांटम जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग है वो ज्यादा हो जाएगी और जो है ना ओवरहेड्स बढ़ जाएंगे। लेकिन इसी तरह अगर आप क्वांटम टाइम बहुत बड़ा कर दें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग बहुत कम हो जाएगी और इसके ओवरहेड्स कम हो जाएंगे, लेकिन फिर फेयरनेस जो है ना वो आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आपको जो है ना कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का ओवरहेड कम से कम रखने के लिए क्वांटम टाइम को जो है ना वो बड़ा करना होता है, लेकिन उसको आप ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते।
जो है ना, इसके अलावा इसमें कुछ हार्डवेयर सपोर्ट भी आपको मिलती है कि जो है ना, वो कुछ जो हार्डवेयर्स हैं उनके अंदर मल्टीपल रजिस्टर्स होते हैं, यानी कि 2 पीसीबीज को एट अ टाइम रजिस्टर में लोड किया जा सकता है, एक जो रनिंग में होगा और एक जो नेक्स्ट रनिंग में आने लगा है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना, वो उसको बजाय ये कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में ज्यादा टाइम लगाए, वो फौरन जो है ना वो रजिस्टर्स को स्वैप कर देता है, या जो है ना वो सिर्फ डिक्लेयर कर देता है रनिंग रजिस्टर्स का सेट को वेटिंग रजिस्टर के सेट के साथ। तो ये 2 अप्रोचेस हैं जिनकी मदद से आप कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को हैंडल कर सकते हैं। जी, यहाँ पे कोई क्वेश्चन? सर, जो एंड्रॉइड और iOS का कंपैरिजन सर ऊपर वाली स्लाइड में था सर, उसमें हम जितना मैंने सर एंड्रॉइड पर थोड़ा सा पढ़ा था सर, उसमें ये था कि बैकग्राउंड में सर सारे प्रोसेस रन करते हैं सर। जो आपने असाइनमेंट दी थी ज़ॉम्बी प्रोसेस की सर, उसमें सर ज़ॉम्बी प्रोसेस में सर वो सस्पेंड हो गया था सर। जो लो मेमोरी किलर था सर, एक फंक्शन था ये सर लिनक्स के बेसिकली कर्नल का सर, उसके थ्रू इन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। तो सर क्या इसमें सर मिड टर्म स्केड्यूलर इन्वॉल्व होगा? देखें, जो ज़ॉम्बी या ऑर्फन प्रोसेस की बात है ना, उसके लिए आपके पास मिड टर्म शेड्यूलर नहीं है। वो बेसिकली पेरेंट और चाइल्ड के वेट की वजह से ज़ॉम्बी बन रहे हैं, और मिड टर्म शेड्यूलर सिर्फ ये कर रहा होता है कि किसको स्वैप आउट करना है और किसको स्वैप इन करना है। और ये भी याद रखें कि मिड टर्म शेड्यूलर मोस्टली मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स में नहीं होता। मिड टर्म शेड्यूलर आपको मिलेगा विंडोज़ में, लिनक्स में, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जहाँ रैम की कंटेंशन बहुत ज़्यादा है और बहुत ह्यूज प्रोसेसेस एग्जिस्ट करते हैं। जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनमें प्रोसेसेस जो है ना, उनका साइज लिमिटेड होता है और आपके पास मल्टीपल सीपीयू भी अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादातर आपके शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को ज़्यादा काम करना पड़ता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को थोड़ा कम काम करना पड़ता है, और मिड टर्म शेड्यूलर ना होने के बराबर है। ठीक हो गया? सर ओके, अब आ जाएं जी अगली। अब हम स्टार्ट करने लगे कि जी प्रोसेसेस के ऊपर ऑपरेशंस ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से करता है, फिर इनकी आगे हम डिटेल देखेंगे। अच्छा, 3 बड़े प्रोसेसेस आपके पास जो आप करते हैं। प्रोसेसेस के ऊपर जो प्रोसेस ऑपरेशंस होते हैं वो 3 है। पहला ऑपरेशन है प्रोसेस क्रिएशन, दूसरा ऑपरेशन है प्रोसेस टर्मिनेशन, और फिर तीसरा जो है वो फर्दर हम इनकी डिटेल्स आगे देखते हुए जा रहे हैं जो भी इसके अंदर आ रहे हैं। अच्छा, प्रोसेस क्रिएशन क्या होता है? प्रोसेस क्रिएशन के लिए हमेशा याद रखें, जितने भी अब हमारे पास बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिसमें विंडोज़ हो गया, जिसमें लिनक्स हो गया, वो किसी एक पेरेंट प्रोसेस से स्टार्ट करते हैं जिसको रूट प्रोसेस या जिसको जो है ना वो मदर ऑफ ऑल प्रोसेस कहते हैं। पेरेंट प्रोसेस जो है ना वो अपने चाइल्ड्स जो है ना वो आगे क्रिएट करता है, और जो चाइल्ड प्रोसेसेस हैं फिर वो आगे अपने चाइल्ड्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक ट्री बन जाएगा। लेकिन हम इसको प्योरली ट्री इसलिए नहीं कहते क्योंकि इनकी आपस में कम्युनिकेशन हो सकती है, तो हम इसको ग्राफ डाटा स्ट्रक्चर की मदद से जो है ना वो दिखाते हैं। और जो जनरली आपने देखा होगा कि जो हर प्रोसेस है उसको एक PID असाइन होती है। PID क्या होती है? प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन होती है। जो PCB है उसके अंदर PID जो है ना एक वेरिएबल के तौर पर एग्जिस्ट करती है। इसी तरह एक और हम उनको आईडी असाइन करते हैं, PPID, पेरेंट प्रोसेस आईडी, कि उनका जो भी पेरेंट है वो PPID के अंदर लिख दिया जाता है कि इसको किस पेरेंट ने क्रिएट किया था। तो जो भी पेरेंट उसको क्रिएट करता है तो उस हिसाब से जो है ना वो हम PPID उसकी मेंटेन कर लेते हैं। अच्छा, अब जब प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो उसका सबसे पहला इशू या पहला जो प्रॉब्लम उसको देखना होता है कि वो रिसोर्सेज कैसे शेयर करेगा अपने पेरेंट के साथ। तो उसके लिए हमारे पास 3 डिफरेंट मॉडल एग्जिस्ट करते हैं। पहला जो रिसोर्स शेयरिंग का मॉडल है कि पेरेंट और चाइल्ड अपनी तमाम रिसोर्सेज शेयर करेंगे, यानी उसमें जो भी रैम है, जो भी उनके स्टैक के अंदर पड़ा हुआ है, जो भी उनके हीप के अंदर पड़ा हुआ है, जितने भी डाटा स्ट्रक्चर्स वो होल्ड करते हैं, वो सारे के सारे जो है ना वो चाइल्ड को भी मिल जाएंगे, और चाइल्ड उन्हीं रिसोर्सेज को रीयूटिलाइज कर सकता है, चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। तो इसको हम कहते हैं पब्लिक, बोथ जो है ना वो पब्लिक शेयरिंग पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान होगी। दूसरा मॉडल ये होता है कि चिल्ड्रन को कुछ सबसेट ऑफ पेरेंट की डिसीजन के मुताबिक पेरेंट डिसाइड करता है कि अपने चाइल्ड को कितने रिसोर्सेज देने हैं और किन के अंदर जो है ना वो एक्सक्लूसिव शेयर भी अलाउ करना है। फिर उसके बाद एक तीसरा मॉडल भी एग्जिस्ट करता है कि पेरेंट और चाइल्ड इंडिपेंडेंट होते हैं रिसोर्सेज के अंदर। चाइल्ड अपने रिसोर्सेज खुद लेता है, उसको पेरेंट के रिसोर्सेज में से कोई हिस्सा नहीं मिलता, और अगर उसको कम्युनिकेट करना है पेरेंट के साथ तो उसके लिए एक इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन मॉडल होगा, वो आगे आ रहा है।
तो उसके थ्रू वो कम्युनिकेट करेगा। तो इसका मतलब है नो शेयरिंग। अब ये 3 हमारे पास शेयरिंग के मॉडल आ गए रिसोर्स शेयरिंग के। नंबर 1, शेयर एवरीथिंग विद द चिल्ड्रन, शेयर सम पार्शल जो है ना रिसोर्सेज आप शेयर कर देंगे। और तीसरा, नो शेयरिंग एट ऑल। तो इसका मतलब है कि ये अब तीनों हमारे पास शेयरिंग मॉडल आ गए। अच्छा, इसके अलावा एग्जीक्यूशन के भी 2 डिफरेंट मॉडल एग्जिस्ट करते हैं पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान। जब पेरेंट चाइल्ड को क्रिएट करेगा तो क्या वो खुद होल्ड में या वेट में या ब्लॉक में चला जाएगा, जिसको हम वेट कहते हैं टेक्निकली। वेट बकायदा एक सिस्टम कॉल होगी जिसके थ्रू वो वेट में जाएगा, या ये है कि वो वेट में नहीं जाएगा बल्कि पैरेलल में अपने चाइल्ड के एग्जीक्यूट होता रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप किसी लिंक को क्लिक करें जिसके ऊपर एक वीडियो चलनी है और आप एक वेब पेज के ऊपर बैठे हुए हैं, तो वो वीडियो चलना शुरू हो जाएगी लेकिन साथ ही वेब पेज भी आपका चलता रहेगा। तो इसका मतलब आप पैरेलल में चल रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करें और आपने सर्च किया किसी कीवर्ड को और ड्यूरिंग सर्च अब आपको वो वर्ड की डॉक्यूमेंट पे वापस नहीं जाने दे रहा, तो इसका मतलब है जो सर्च का प्रोसेस है उसने अपने पेरेंट को वेट में डाल दिया। और पेरेंट कब तक वेट करेगा? जब तक सर्च कंप्लीट नहीं हो जाएगी। तो जब आप सर्च से वापस आएंगे तो फिर आप पेरेंट में चले जाएंगे। तो ये दूसरा मॉडल है कि पेरेंट वेट करता है जब तक कि चिल्ड्रन टर्मिनेट नहीं हो जाते। अब इनकी डिटेल्स आगे आ रही हैं। अच्छा, ये ट्री है जो कि पेरेंट और चाइल्ड के दरमियान क्रिएट होता है। जितने भी लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है उनका पहला प्रोसेस इनिट होता है, या जिसको इनिशियलाइज कहते हैं। इनिट या इनिशियलाइज उसकी पेरेंट उसकी प्रोसेस आईडी होती है 1, और फिर वो आगे जो है ना वो डिफरेंट प्रोसेसेस को क्रिएट करता है। अगर आप इसके नीचे देखें तो आपको 3 प्रोसेस नजर आ रहे होंगे, लॉगिन और Kthread और SSHD। जो लॉगिन है वो जो है ऑथेंटिकेशन के लिए काम करता है, और Kthread जो है वो जितने भी आगे थ्रेड या एप्लीकेशंस क्रिएट होंगी उनको वो क्रिएट करता जाएगा। जबकि जो SSHD है, जितने शेल क्रिएट होंगे उसमें आपने देखा 2 शेल क्रिएट हुए, S शेल और T शेल। तो उनके SSHID की उनकी पेरेंट प्रोसेस आईडी और वो उसमें लिखी हुई है। तो ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनता जाएगा जितने पेरेंट अपने चाइल्ड्स को क्रिएट करते जाएंगे। अच्छा, इसमें जो लिनक्स है इसकी प्रोसेस क्रिएशन बहुत सिंपल है। जो है ना वो चाइल्ड हमेशा डुप्लीकेट होता है पेरेंट का बाय डिफॉल्ट। यानी कि आप पहला रिसोर्स शेयरिंग मॉडल जिसमें आपके जो है ना वो चाइल्ड को सारे रिसोर्सेज पेरेंट वाले मिल जाते हैं एज अ डुप्लीकेट सेट, शेयर्ड सेट नहीं, एज अ डुप्लीकेट सेट। और चाइल्ड जो है ना वो अपने प्रोग्राम को खुद लोड करता है अपने इस जो है ना वो रिसोर्सेज के अंदर। यानी उसको पेरेंट का सारा कोड, पेरेंट का सारा कुछ मिल जाएगा, फिर वो अपना कोड, अपना एल्गोरिदम लोड करता हुआ जाएगा, और जो जो चीजें वो चेंज करता जाएगा वो उसकी पेरेंट से चेंज होती जाएंगी। अच्छा, क्रिएट कैसे होता है चाइल्ड? जब भी एक जो प्रोसेस है उसने अपने चाइल्ड को क्रिएट करना, तो एक फोर्क की सिस्टम कॉल जो है ना वो कॉल करता है। जब फोर्क की सिस्टम कॉल करता है तो इसका मतलब है कि अब हमारे पास इस प्रोसेस से आगे 2 प्रोसेस बन जाएंगे, एक पेरेंट होगा और एक चाइल्ड होगा। तो इसका मतलब है कि ये सारा काम जो है वो एल्गोरिदम के अंदर होगा, यानी इस प्रोग्राम के अंदर होगा। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की इंटरवेंशन होगी, लेकिन ये काम जो है ना वो हम लॉजिक लेवल पे कर सकते हैं, यानी कोडिंग लेवल पे हम ये काम कर सकते हैं। और इसके आगे मैं आपको कोड दिखाऊंगा अभी। लेकिन जब आप विंडोज में करते हैं तो ये कोड लेवल पे नहीं होगा, इसके लिए सिस्टम कॉल होगी, और सिस्टम कॉल फिर कर्नल लेवल पे, ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जो है ना वो चाइल्ड क्रिएट करेगा। तो ये मॉडल थोड़ा सा वहां डिफरेंट होगा। लेकिन ये जो यहाँ पे मॉडल है, इसका मतलब आप जो कुछ एग्जीक्यूट करते हुए आ रहे थे, फोर्क जब आपने कॉल किया तो फोर्क से आगे आपके कोड के 2 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्से में चाइल्ड एग्जीक्यूट करेगा और एक हिस्से में पेरेंट एग्जीक्यूट करेगा। जो चाइल्ड है नीचे देखें, उसको एक एग्जैक्ट की सिस्टम कॉल इमीडिएटली चाहिए होगी, और अगर वो उसको कॉल नहीं करता तो उसको रिसोर्सेज नहीं मिलेंगी। तो एग्जैक्ट की सिस्टम कॉल जैसे ही आप करेंगे तो आपको जो है ना वो नई मेमोरी स्पेस मिल जाएगी जिसके अंदर आप अपना नया प्रोग्राम जो है ना वो लोड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब आगे ये दोनों पैरेलल में एग्जीक्यूट करेंगे, और पेरेंट जो है वो जो है ना वो वेट की सिस्टम कॉल अगर कॉल करता है तो इसका मतलब वो अपने चाइल्ड के लिए वेट करेगा। और अगर वो वेट की सिस्टम कॉल नहीं करता तो इसका मतलब वो चाइल्ड की वजह से ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि वो पैरेलल में एग्जीक्यूट हो सकता है। और चाइल्ड जो है वो जब एग्जिट करेगा तो ऑटोमेटिकली एग्जिट करने के बाद सिस्टम कॉल से वो अपने पेरेंट के वेट को नोटिफाई करेगा, उसको एक इवेंट जाएगा कि जी आपके जो चाइल्ड है वो एग्जीक्यूट कर गए। और अगर पेरेंट वेट में था तो ऑटोमेटिकली वो वहां से रिज्यूम करेगा और वो अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर देगा। तो ये मॉडल इस तरह ही काम करता है। अगर मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊं जिसमें हमने इसका कोड डाला हुआ, तो इस कोड में आप जाके देखें
कि जैसे ही आपने देखें PID टी जो है ना वो पेरेंट की आईडी है, और पेरेंट ने यहाँ पे 4 की सिस्टम कॉल की। जैसे ही 4 की सिस्टम कॉल की तो उसके बाद अब 2 हिस्से होने हैं प्रोग्राम के, लेकिन उससे पहले आपने एक चेक लगाना है, इसको एक्सेप्शन कहते हैं, कि अगर PID लेस देन 0 इसका मतलब है चाइल्ड क्रिएट हो ही नहीं सका, यानी 4 की सिस्टम कॉल फेल हो गई, ऑटोमेटिकली पेरेंट को कंट्रोल वापस मिल गया और पेरेंट ने यहाँ एक्सेप्शन हैंडलिंग करनी है इस इफ कमांड के अंदर। एल्स में आप कब जाएंगे? एल्स में आप तब जाएंगे जब 4 की सिस्टम कॉल सक्सेसफुली हो चुकी है और चाइल्ड और पेरेंट दोनों जनरेट हो चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पे बड़ा मजेदार इंटरेस्टिंग जो है ना वो एक कोड स्टार्ट हो गया है कि अब एल्स इफ जो ये PID 0 है ये भी एग्जीक्यूट होगा और नीचे वाला एल्स भी पैरेलल में एग्जीक्यूट होगा। ये जो एल्स एग्जीक्यूट होने जा रहा है ये आपके चाइल्ड प्रोसेस का है, यानी कि PID इज इक्वल टू 0, PID 0 का मतलब है कि मैं इस वक्त चाइल्ड के कोड के अंदर अवेलेबल हूँ। तो यहाँ चाइल्ड के कोड के अंदर अब आप एग्जैक्ट कॉल करेंगे और यहाँ तक पेरेंट कोड था, जैसे ही एग्जैक्ट LP कॉल होगा तो यहाँ से आगे चाइल्ड का जो कोड है वो रन करना शुरू कर देगा और ये यहाँ से कंट्रोल यहाँ से खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो नीचे वाला एल्स है वो पेरेंट का एल्स है, यानी पेरेंट एग्जीक्यूट करता हुआ जा रहा है और पेरेंट अगर वेट करना चाह रहा है अपने चाइल्ड के तो वेट की सिस्टम कॉल करेगा। वेट नल का मतलब है अब ये सस्पेंडेड हो जाएगा और सस्पेंडेड क्यू में चला जाएगा। ऊपर आपने देखा था जब पेरेंट ने एग्जीक्यूट कॉल किया एग्जैक्ट तो वो रेडी क्यू में चला गया, क्योंकि अब उसका पूरा नया प्रोसेस क्रिएट हो गया, अब वो एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस के तौर पर रेडी क्यू में चला जाएगा और वो पैरेलल में भी एग्जीक्यूट हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उसका पेरेंट सस्पेंडेड में चला जाए और वो रेडी होता जाए। इसी तरह फिर आपने देखा होगा नीचे जो पेरेंट है वो वेट में अगर चला गया तो वो वेट से बाहर कब आएगा? जब ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से उसकी वेट वाले स्टेटस को खत्म करके उसको एग्जीक्यूशन अलाउ करेगा, यानी कि उसको रेडी क्यू में डाल देगा। और जब रेडी क्यू में वो जाएगा तो जो पहली लाइन उसने एग्जीक्यूट करनी वो है printf चाइल्ड कंप्लीट। वो एक मैसेज देगा कि मेरा चाइल्ड कंप्लीट हो गया और उसके बाद अपना बाकी काम करेगा। यहाँ पे इस वक्त कोई बाकी काम नहीं है तो इसका मतलब वो यहाँ से टर्मिनेट कर रहा है। रिटर्न 0 का मतलब होता है एग्जिट। रिटर्न 0 इस पेरेंट का होगा, चाइल्ड अपने कोड में खुद से रिटर्न करेगा, उसका कोड यहाँ पे नजर नहीं आ रहा। तो रिटर्न 0 ये पेरेंट का रिटर्न है और यहाँ पे ये एग्जिट करेगा और एग्जिट के सिस्टम कॉल है, उसके बाद जो है ना वो खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया? तो ये अब नीचे विंडोज वाला है। विंडोज वाला थोड़ा सा डिफरेंट है, विंडोज में फोर्क नहीं। क्वेश्चन था जी बताएं। प्रीवियस वाले में सर ये यहाँ पे इफ एल्स इस्तेमाल यानी कि एल्स इफ इस्तेमाल हुआ है। एल्स इफ के केस में एल्स तभी एग्जीक्यूट होता है जब ऊपर वाली सभी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं। तो ये दोनों कंकरेंटली कैसे फिर वर्क करें? क्योंकि या तो एल्स इफ एग्जीक्यूट हो सकता है, अगर एल्स इफ फॉल्स होगा तो एल्स में जाएगा, अदरवाइज तो एल्स में जा ही नहीं सकता प्रोग्रामेटिकली अगर हम बात करें तो। हाँ, प्रोग्रामेटिकली आप ठीक कह रहे हैं कि एल्स इफ एग्जीक्यूट होगा या नीचे वाला एल्स एग्जीक्यूट होगा। जो दोनों एल्स है ना वो इस तरह एग्जीक्यूट होंगे कि ये इसको प्रोग्राम लेवल पे नहीं बताया जाएगा, इसको कर्नल लेवल पे हैंडल किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे। ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखेगा एल्स इफ में पहला जो ऊपर वाला एल्स है, मैं आपको वही बार बार समझा रहा हूँ कि जैसे ही उसने देखा इफ PID इज इक्वल टू 0 इसका मतलब है नया चाइल्ड क्रिएट हो गया, उसने एग्जैक्ट LP कॉल किया और फिर स्टेटमेंट को जो एल्स इफ वाली थी वो समझ लें कि उसको फॉल्स कर दिया। फॉल्स करने का मतलब है कि नीचे एल्स जो है ना उसको कंट्रोल चला गया। ये मैं आपको प्रोग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इन दोनों को यहाँ से अलग कर देगा। नीचे वाले एल्स को कभी भी पता नहीं चलेगा कि ऊपर वाला एल्स जो है ना वो ट्रू हुआ था। हो गया सर। यानी कि नीचे वाले एल्स को यही पता चलेगा कि ऊपर इफ और ऊपर वाला एल्स दोनों फॉल्स हो गए। वैसे अज्यूम ये किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के लेवल पे कि बीच वाला एल्स एग्जीक्यूट होने की वजह से चाइल्ड क्रिएट हो चुका है, लेकिन प्रोग्राम लेवल पे इसको चलाने के लिए एल्स को यही बताया जाएगा कि ऊपर वाले दोनों फॉल्स हो गए। लेकिन आप नीचे वेट देख रहे हैं, वेट का मतलब ये है कि ऊपर वाला एल्स ट्रू है। यस सर। वेट पेरेंट तभी करेगा जब एल्स इफ ट्रू हुआ है। अगर Yes, पहला sir, इफ ट्रू हुआ तो दोनों एल्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बताएं। सर यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सर जैसे हमारा चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होगा, पेरेंट प्रोसेस अगर वेट की कॉल करेगा देन सस्पेंडेड क्यू में जाएगा। जी जी इट मींस सर अगर वो सस्पेंडेड क्यू में जा रहा है, जैसे वो इवेंट अकर होगा कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो गया है, देन सर CPU सर उसे शिफ्ट करेगा अगेन। वेट की सिस्टम कॉल के बाद CPU ऑपरेटिंग सिस्टम उसको सस्पेंडेड क्यू में डालेगा।
देन सर जब इवेंट अकर हो जाएगा, चाइल्ड प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, देन उसे सस्पेंडेड से उठा के दोबारा रेडी में ले जाया जाएगा। उसको फिर रेडी क्यू में डाल देंगे, बिल्कुल सही है। ओके। और सर जो इससे प्रीवियस स्लाइड थी सर, उसमें आपने कहा था कि डुप्लीकेट करेंगे लिनक्स के केस में, कि लिनक्स के केस में जो ये चाइल्ड है वो डुप्लीकेशन हो गई ना। डुप्लीकेशन। अब सर अगर उसमें डुप्लीकेशन हुई सर, शेयरिंग में तो ये था कि अगर उसकी मेमोरी स्पेस में अगर हम कोई चीज सर चेंज करता है चाइल्ड, बस ये प्लगइन्स जो बैकग्राउंड में एज अ एक्सटेंशन जो है ना वो कर रहे होंगे, तो ये 3 टाइप के प्रोसेस होंगे, ये इंडिपेंडेंट प्रोसेस, लेकिन इनकी 3 तरह की डिफरेंट नेचर है। इनको 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड किया? ताकि हम उनकी रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन को ट्रैक कर सकें और कंट्रोल कर सकें और सुपरवाइज कर सकें। तो इसलिए हमने इनको 3 डिफरेंट रिसोर्स, इनकी रिसोर्स यूटिलाइजेशन के हिसाब से इनकी टाइप बना दी। अब इससे एक स्टेप हम और आगे गए, तो क्रोम वालों ने, जिन लोगों ने क्रोम ब्राउजर बनाया था, और अगर आप थोड़ी सी और इसकी हिस्ट्री पढ़ें तो जो इस वक्त गूगल का करंट सीईओ है सुंदर पिचाई, ही वाज द को फाउंडर ऑफ द क्रोम। तो उसने क्रोम ब्राउजर बनाया था और उसी ने बाद में इसको ब्राउजर से कन्वर्ट कर दिया, उसने और उसकी टीम ने इसको क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम की थ्योरी, ये हिस्ट्री जब आपके जाके पढ़ेंगे, उसमें सिर्फ उन्होंने ये किया कि जो आप पहले HTML पेजेस का कॉन्सेप्ट था उसको क्रोम एप्स में ले गए। एप्स क्या होती है? ऐप भी एक इंडिपेंडेंट प्रोसेस होता है, लेकिन फर्क क्या है कि पहले वो एक प्रोसेस होता था, एक वेब पेज। अब ऐप का मतलब ये है कि वो मल्टीपल, वो एक प्रोसेस जो है ना वो नहीं रहा, वो अब अपने आगे चाइल्ड भी क्रिएट कर सकता है और उसको आप रिमोटली भी एक्सेस दे सकते हैं दूसरे प्रोसेसेस के ऊपर। फिर आगे एक स्टेप और आगे गए, उन्होंने ये किया अगले स्टेप में कि एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को भी जो है ना वो क्रोम ओएस के अंदर उसका हिस्सा बना दिया। यानी एंड्रॉयड एप्लीकेशन भी क्रोम ओएस के थ्रू क्रिएट की जा सकती हैं, जनरेट की जा सकती हैं और कॉल की जा सकती हैं। इसका मतलब है कि अब ये क्रोम ओएस को, ये अब खाली ब्राउजर नहीं रहा, इसको जो है ना आपको एक वर्चुअल मशीन भी चाहिए होगी। उसके लिए हमने ये किया कि उसको एक लाइट वेट कर्नल दे दिया, उसको लाइट वेट लिनक्स कर्नल देते हैं, जो कि एंड्रॉयड के पास भी था, वही वाला थोड़ा सा फर्दर आपने जो है ना वो डिजाइन करके क्रोम को भी दे दिया। तो अब क्रोम ब्राउजर से क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया। ठीक हो गया मेरा जी? एक तो क्वेश्चन इसमें है जी बताएं। सर, जब हमने क्रोम एप्स पर में कन्वर्ट किया सर प्रोसेस को, सर प्रोसेस फर्दर थ्रेड क्रिएट करेगा या सर फर्दर प्रोसेसेस भी फर्दर क्रिएट प्रोसेस करेगा? क्रिएट करेगा, जो कि आपकी एंड्रॉयड ऐप का कॉन्सेप्ट है। ओके एंड्रॉयड सर। ऐप जो है ना वो एक ऐप मल्टीपल प्रोसेस आगे क्रिएट कर सकती है इंडिपेंडेंटली। तो यही कॉन्सेप्ट आपने जब क्रोम के रेंडरर्स को दे दिया, तो वो रेंडरर नहीं रहे, वो क्रोम ऐप बन गए। अब आपने फर्दर ये किया कि इन क्रोम ऐप्स में भी 2 तरह की ऐप्स बना दी, एक जो सिर्फ ब्राउजर स्पेसिफिक ऐप है और एक एंड्रॉयड ऐप्स है जो प्ले स्टोर की मदद से आप डाउनलोड करके चला सकती हैं। यानी इसका मतलब है आप प्ले स्टोर के ऊपर से सिर्फ एंड्रॉयड ही ऐप्स नहीं उठा सकता, बल्कि क्रोम ओएस भी उठा सकता है। ठीक हो गया जी? अब चीजें आसान हो गई आपके लिए। जी सर, थैंक यू सो मच, अब काफ़ी क्लियर हो गया है। चलें अगली स्लाइड पे आ जाएं। अच्छा जी, अब ये हमारा यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया अपना प्रोसेसेस का सारा जो ब्लॉक है। अब हम जा रहे हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन के ऊपर। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन पूरा एक अलहदा जाना वो मॉड्यूल है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में भी हमारे पास 2 किस्म की इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन है, एक को हम कहते हैं इंडिपेंडेंट और एक होती है कोऑपरेटिंग। कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस जो है ना वो अदर प्रोसेसेस से अफेक्ट होते हैं। ये वो तरह के प्रोसेसेस हैं और ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं और ये कंप्यूटेशन स्पीड अप के काम आते हैं। मॉडुलैरिटी का मतलब है कि आप एक ही जॉब को 2 हिस्सों में पैरेलल में कंप्लीट करना चाह रहे हैं, तो आप कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्रिएट कर देंगे। जैसे आपने देखा होगा कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब आप काम कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट आपकी बैकग्राउंड में सेव हो रही होती है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली सेव क्यों हो रही होती है? जो सेव का प्रोसेस है वो एज अ कोऑपरेटिंग प्रोसेस के तौर पे काम कर रहा होता है बैकग्राउंड में। उससे फायदा क्या होता है कि आपको एक ही दफा आखिर में जाके सेव नहीं करना होता। अगर बीच में आपका जो है ना वो वर्ड क्रैश कर जाए तो आपका कुछ पोर्शन पहले से सेव होता है, तो मॉड्युलैरिटी आपकी बढ़ जाती है। और फिर कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए कि अगर आपका टास्क बहुत बड़ा है, आप उसके 5 या 6 चंक करते हैं और उन चंक्स को अगर आप पैरेलल में चलाना चाह रहे हैं या नहीं भी पैरेलल में चलाना चाह रहे हैं, लेकिन आप कोड को 6 हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं, तो आप कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए भी कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं। लेकिन कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन चाहिए होती है। इसकी एग्जांपल इस तरह है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम कर रहे होते हैं और जो कुछ आप डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे होते हैं, अगर उसको बैकग्राउंड में आपका जो सेवर प्रोसेस है जो सेव कर रहा होता है, उसने सेव करना, तो जाहिर है उसने कम्युनिकेट करना इस डॉक्यूमेंट प्रोसेस के साथ जो कि फोरग्राउंड में आपकी डॉक्यूमेंट को जेनरेट कर रहा है।
जो आपका डॉक्यूमेंट प्रोसेस है उसको सेवर प्रोसेस के दरमियान इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन या आईपीसी चाहिए होगी। तो आईपीसी के दो जो है ना वो ग्लोबल मॉडल्स हैं, एक को हम कहते हैं शेयर्ड मेमोरी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन और एक को हम कहते हैं मैसेज पासिंग इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। अच्छा, जो इंडिपेंडेंट प्रोसेसेस होते हैं बेसिकली उनको आईपीसी नहीं चाहिए होती, उनको आरपीसी चाहिए होती है, उनको हम कहते हैं रिमोट प्रोसेस कम्युनिकेशन। वो आगे हम देखेंगे, फिलहाल अभी हम आईपीसी को देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये दो तरह के जो है ना आपके कम्युनिकेशन मॉडल हैं। ए में हम मैसेज पासिंग के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं और बी में हम शेयर्ड मेमोरी के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप ए में देखें तो जो प्रोसेस बी है वो बेसिकली जो है वो कम्युनिकेट करना चाह रहा है प्रोसेस ए के साथ, और इसी तरह प्रोसेस ए जो है वो प्रोसेस बी के साथ कम्युनिकेट करना चाह रहा है। तो प्रोसेस बी जो है अगर वो मैसेजेस जनरेट करता है प्रोसेस ए के लिए, तो वो एक जो है ना वो मैसेज बफर या मैसेज क्यू हम उसको कहते हैं, उसमें डालता जाएगा जितने मैसेजेस हैं, और प्रोसेस ए अपनी कन्वीनियंट के मुताबिक वो मैसेजेस उसको मिलते जाएंगे, वो रीड करता जाएगा। और इसी तरह प्रोसेस ए ने जो मैसेजेस प्रोसेस बी के लिए जनरेट करने वो भी वो इसी मैसेज क्यू में डालता जाएगा। और इनके लिए जो है ना वो सोर्स और रेसिपिएंट, सेंडर और रिसीवर का कॉन्सेप्ट है, वो आगे हम जाके देखेंगे कि किसको मिलने और किसने जनरेट करने। अच्छा, जो शेयर्ड मेमोरी वो सिंपल है। शेयर्ड मेमोरी में एक मेमोरी ब्लॉक दोनों प्रोसेसेस शेयर कर लेते हैं, और उस मेमोरी ब्लॉक के अंदर जो कुछ प्रोसेस ए लिखेगा वो प्रोसेस बी को अवेलेबल होगा, और जो कुछ प्रोसेस बी लिखेगा वो प्रोसेस ए को अवेलेबल होगा। यानी उन्होंने अगर कोई भी कम्युनिकेशन करनी है मेमोरी में, तो वो एक वेरिएबल या एक एरिया रिजर्व करेंगे और उसके अंदर जो कुछ लिखेंगे तो वो दूसरे प्रोसेस को भी अवेलेबल होगा, और दोनों प्रोसेसेस को पहले से पता होगा कि इस खास एरिया में जो कुछ लिखा जाएगा उसके मीनिंग या उसका वेरिएबल कौन सा होगा, या उन्होंने अपने वेरिएबल्स पहले से शेयर किए हुए होंगे और उन वेरिएबल्स को शेयर्ड मेमोरी के अंदर रख देंगे। तो उनको हम ग्लोबल शेयरिंग या जो है ना वो आप जो है ना वो प्रोसेस लेवल शेयरिंग का नाम देंगे, और ये आपकी शेयरिंग इस तरह चलती रहेगी। जो अभी मैंने आपको बताया था वर्ड के अंदर, जो वर्ड का आपका डॉक्यूमेंट और वर्ड का जो सेवर है वो बेसिकली शेयर्ड मेमोरी के थ्रू चल रहे होते हैं। तो जो डॉक्यूमेंट लिख रहा है, जो डॉक्यूमेंट का आपका प्रोसेस है, वो जो डॉक्यूमेंट का डाटा है वो सारा एक शेयर्ड मेमोरी में डालता जाता है, और सेवर उस शेयर्ड मेमोरी से चलाता रहता है। शेयर्ड मेमोरी का फायदा ये होता है कि प्रोसेस ए को खुद से मैसेज क्रिएट नहीं करने, ना प्रोसेस बी को मैसेज क्यू के अंदर जाके देखना है कि कौन कौन से मैसेजेस जो है ना वो क्रिएट हो गए और अब उनकी बेसिस पे क्या करना है। वो दोनों पैरेलल में काम कर सकते हैं, लेकिन जो मैसेज पासिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें प्रोसेस ए और प्रोसेस बी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है सेंड और रिसीव करने की, और उसकी वजह से थोड़ा सा काम कॉम्प्लिकेट हो जाता है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी और रिलायबिलिटी बेहतर हो जाती है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी बताएं। सर हमने जो लास्ट टाइम सर इस चैप्टर के स्टार्ट में सर कम्युनिकेशन का एक टॉपिक पढ़ा था सर, उसमें सिस्टम कॉल्स की टाइप्स में कि सर कम्युनिकेशन जो थी सर उसमें ये था कि हमारे पास एक सिस्टम के ऊपर रह के अगर हम दो प्रोसेस को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या हम एक सिस्टम एक नेटवर्क के अंदर रह के दो सिस्टम्स के ऊपर अलग अलग प्रोसेस सर उन्हें कम्युनिकेट कर रहे हैं। सर वो सर फर्स्ट नेटवर्क के ऊपर सर इट मीन्स हमारे नेटवर्क में सर लिखा हुआ था सर वहाँ पे कि अगर आप नेटवर्क बाउंड होंगे सर वो आरपीसी होगा। सर, वो अभी हम आरपीसी को डिस्कस नहीं कर रहे। ओके सर ठीक है। अभी हम आईपीसी को कर लें, उसके बाद आरपीसी आगे आएगा। ओके सर ठीक हो गया। हम आरपीसी पे जब जाएंगे ना, अभी हम फिलहाल आईपीसी को आप देखें। आरपीसी का क्वेश्चन जब हम आरपीसी पढ़ेंगे ना उस पर कम करेंगे। अच्छा, जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, अच्छा जो इंडिपेंडेंट प्रोसेस हैं उनको एक दूसरे की एग्जीक्यूशन से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई प्रोसेस जो ना वो क्या कर रहा है, कितने मैसेजेस जनरेट कर रहा है, कितने रिसोर्सेज ले रहा है। लेकिन जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं इनको एक दूसरे की एग्जीक्यूशन से फर्क पड़ता है, क्योंकि इनका सबसे बड़ा फायदा हमें ये होता है कि इनमें इंफॉर्मेशन शेयरिंग आसान हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट और सेवर के केस में या डॉक्यूमेंट और प्रिंटर के केस में, और इनसे आप कंप्यूटेशन अपनी स्पीड अप कर सकते हैं। कि आपने देखा होगा कि जो सेविंग के लिए काम आपको बाद में करना था, यानी आप 5 मिनट की पूरी फाइल सेव करने की बजाय एट द एंड जब आप कंट्रोल एस करते हैं तो वो 90% सेविंग पहले ही कर चुका है। अब वो सिर्फ इस फाइल को लॉक करके कंप्लीट कर देगा, तो आपकी कंप्यूटेशन बेहतर हो जाएगी, आप बैकग्राउंड आप यूटिलाइज कर सकते हैं चीज़ों को। अच्छा, उसके अलावा मॉड्यूलरिटी बढ़ जाती है कि आप मॉड्यूलर काम कर सकते हैं, आप सेविंग का काम अलग कर लें, प्रिंटिंग का काम अलग कर लें। यानी ये नहीं होगा कि आप जब प्रिंटिंग कर रहे हैं तो अब आप डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज नहीं कर सकते, या जब आप डॉक्यूमेंट में चेंज करें तो आप उसको सेव नहीं कर सकते। मॉड्यूलरिटी आपको अलाउ करती है कि आप प्रिंटिंग, सेविंग और डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग और एडिटिंग एक ही साथ कर सकें। उसके अलावा कन्वीनियंस आपकी बढ़ जाती है कि आप लॉजिक प्रोग्रामर के लिए आप काम आसान कर देते हैं कि वो सेविंग की लॉजिक को अलग कंप्यूट कोड कर लें
और प्रिंटिंग के लॉजिक को अलग से कंप्यूट कर ले, तो इस कन्वीनियंस आपकी जो है ना वो एग्जीक्यूशन लेवल पे भी और प्रोग्रामिंग लेवल पे भी बेहतर हो जाएगी। तो ये 4 बड़े एडवांटेजेस हैं जिनकी वजह से हम कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस में जाते हैं। और ये याद रखें कि कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस और आईपीसी एक ही चीज का नाम है। अच्छा, कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस के अंदर जो है ना वो अगर हम बात करें आपकी जो है ना वो मैसेज पासिंग की, तो मैसेज पासिंग के अंदर जो है ना वो हमारे पास 2 मॉडल है, इनको हम कहते हैं अनबाउंडेड बफर और बाउंडेड बफर। यानी अनबाउंडेड बफर जो है ना वो आपको ये अलाउ करता है कि आप जितने मर्जी मैसेजेस जनरेट कर लें, उसकी कोई लिमिट नहीं है, और जो आपका रिसीवर है वो उन सबको रीड करता रहेगा और जितने चाहे वो रिसीव कर ले और उसकी लिमिट के मुताबिक। लेकिन एक दूसरी है बाउंडेड बफर। बाउंडेड बफर का मतलब है कि आप जो सेट ऑफ मैसेजेस जनरेट करेंगे उनको एक लिमिट के अंदर होना चाहिए, साइज वाइज भी और मेमोरी वाइज भी। यानी आप बता सकते हैं कि कितने मैसेजेस एट अ टाइम जनरेट होंगे और उसके बाद जो है ना फर्दर मैसेजेस को जनरेट ना किया जाए। अच्छा, ये बाउंडेड बफर की एक एग्जांपल है। जितने भी जो मैसेजेस हैं वो एक डाटा स्ट्रक्चर के तौर पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमने यहाँ का आइटम एक मैसेज जो है ना के तौर पे हम डाटा स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर रहे हैं, टाइप डिफाइन स्ट्रक्ट, और उसका नाम हमने रख दिया आइटम। और अब हम इन जो है ना वो आइटम्स का एक बफर बना रहे हैं और बफर का एक साइज रख रहे हैं। अब ये बफर साइज एक जो है ना कांस्टेंट है, इसका मतलब ये एक बाउंडेड बफर है। और इन और आउट हमने 2 रख लिए। इन का मतलब है जो आने वाले मैसेजेस हैं और आउट का मतलब जो रीड मैसेजेस हैं, जो जाने वाले मैसेजेस हैं। इसका मतलब है कि अब आगे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करके देखें तो ये एक कोड है जिसकी मदद से हम बाउंडेड बफर को इम्प्लीमेंट करते हैं। बाउंडेड बफर के 2 हिस्से होंगे, एक होगा प्रोड्यूसर जो मैसेजेस जनरेट करेगा और एक होगा कंज्यूमर जो मैसेजेस को रीड करेगा। जो प्रोड्यूसर होगा वो एक वाइल ट्रू लूप में होगा, यानी कि हमेशा वो प्रोड्यूस करता रहेगा। और उसमें वो आप देखें उसमें एक और उसका वाइल लूप है कि वाइल इन प्लस इन, यानी कि जब बफर साइज फुल हो गया, बफर साइज इज इक्वल टू आउट, बफर साइज फुल हो गया तो डू नथिंग, यानी इसका मतलब है मजीद जो है ना आइटम प्रोड्यूस ना किया जाए। अब आप स्टक कर गए हैं या वेट करें जब तक दोबारा से बफर में जगह नहीं खाली होती। जब दोबारा जगह खाली होगी तो इस वाइल लूप से बाहर आ जाएंगे और नीचे जाएंगे, बफर इन इज इक्वल टू नेक्स्ट प्रोड्यूस, नया मैसेज प्रोड्यूस किया जाएगा और उसको इन वाले बफर में डाल दिया जाएगा। इसके 2 पॉइंटर होंगे, इन और आउट। इन का मतलब है आप उसको इन इस क्यू के इन वाले साइड से डालेंगे और आउट वाली साइड से निकालेंगे। जैसे कि पानी का पाइप होता है, आप एक साइड से पानी आएगा और एक साइड से जाएगा, तो जो इन वाली टाइप है वहां से मैसेजेस आएंगे और आउट वाली साइड से इसके मैसेजेस आपने रीड करने। और फिर इसी तरह जब आप इन में एक मैसेज डालेंगे तो इन को इंक्रीमेंट कर देंगे ताकि हम अगला मैसेज डालने के लिए जो है ना वो अगली पोजीशन जो है ना वो एलोकेट कर लें। इसी तरह कंज्यूमर होगा। कंज्यूमर क्या कर रहा है, वो इस मैसेज क्यू में से आइटम्स को निकालता जाएगा और आउट से निकालेगा, यानी वो दूसरी साइड से निकाल रहा होगा। ये भी एक लूप में होगा, कॉन्टिन्यूसली ये कंज्यूम करेगा। वाइल ट्रू इसका मतलब है वाइल इन इज इक्वल टू आउट का मतलब है इस वक्त कुछ भी कंज्यूम करने के लिए नहीं है, आपकी जो मैसेज क्यू है वो खाली है। इन और आउट तब इक्वल हो जाएंगे जब मैसेज क्यू में आखिरी एलिमेंट भी आप रीड कर चुके हैं। तो इसका मतलब है, और अगर ये इस वाइल लूप में चले गए तो कंज्यूमर जो है ना वो वेट में चला जाएगा, कॉन्टिन्यूसली वो इस वाइल लूप में स्टक हो जाएगा। और वो वाइल लूप से बाहर कब आएगा, जब कम से कम एक और आइटम इन होगा। जैसे ही आइटम इन होगा तो इस वाइल लूप से बाहर हो जाएगा और वो कंज्यूम करेगा। तो नेक्स्ट कंज्यूम में वो जाके आउट वाली साइड से एक आइटम उठाएगा, आउट को इंक्रीमेंट करेगा और इंक्रीमेंट करने के बाद बाहर वाले लूप में जाएगा दोबारा रीड करने के लिए। जब दोबारा रीड करने के लिए जाएगा तो फिर वो अंदर वाले लूप में आके स्टक हो जाएगा जब तक कि उसको आइटम मिलते जाएंगे, कंज्यूम करता रहेगा। और जब आइटम मिलने बंद हो जाएंगे तो वो वाइल में जाके स्टक हो जाएगा। इसी तरह जब आप प्रोड्यूसर के केस में देखें तो वो आइटम प्रोड्यूस करता रहेगा और जब तक वो जो है ना वो बफर के अंदर स्पेस है तो वो प्रोड्यूस करता रहेगा। जैसे ही बफर में स्पेस खाली हो फुल हो जाएगी तो वो स्टक कर जाएगा इस वाइल वाले अंदर वाले वाइल लूप के अंदर, और उस लूप से कब बाहर निकलेगा, जब दोबारा से बफर के अंदर स्पेस बन जाएगी। तो ये बेसिकली इनकी जो है ना वो मैसेज प्रोड्यूसिंग और मैसेज कंज्यूमिंग का जो आर्किटेक्चर है वो इस तरह काम करता है। तो यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन हो? सर थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड था सही, कंज्यूमर प्रोड्यूसर वाला सही प्रोग्रामिंग वाला जो कांसेप्ट था। हाँ, थोड़ा सा इसमें जो है ना क्योंकि प्रोग्रामिंग आ गई है, अगर आप लोगों की प्रोग्रामिंग अच्छी है तो ये आपको समझ आसानी से आ जाएगा। इसमें बेसिकली एक जो ना नेवर एंडिंग वाइल लूप है और उसके अंदर एक जो ना वो एक ऐसा वाइल लूप है जो इस कंडीशन पे काम करता है प्रोड्यूसर के केस में कि जब बफर फुल होगी तो वो स्टक हो जाएगा इस वाइल लूप में,
और कंज्यूमर के केस में जब बफर एम्प्टी होगी तो वो स्टक हो जाएगा अंदर वाले वाइल लूप में। बस ये दो चीजें याद रखनी। बाकी इनको जाहिर है अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आप इनको इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर्कुलर फैशन में, और अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आउट को इंक्रीमेंट कर रहे हैं सर्कुलर फैशन में। इसके लिए आपको सर्कुलर क्यू का डाटा स्ट्रक्चर जाके देखना चाहिए आप सारे लोगों को। सर जी सर, आप चैट पढ़ेंगे प्लीज एक दफा? अच्छा जी, चैट खोल देता हूँ। सर ये कोई कंटिन्यूअसली सर बदतमीजी कर रहा है और बदतमीजी कर रहा है सर। ये पिछली मीटिंग में भी इन्होंने ऐसे ही किया है। तो हम उसको ब्लॉक कर देते हैं ना। एक मिनट मुझे चैट खोल लेने दीजिए। सर आप सर ये दो यूजर हैं, दोनों यूजर को कर दें ब्लॉक। आज दोनों यूजर्स के नाम आप मुझे भेज दें, मैं दोनों को ब्लॉक कर देता हूँ। सर आप प्लीज सबको कहें कि ना सर अपने रियल नेम से सर लॉगिन किया करें, क्योंकि सर इस तरह कर रहे हैं सर आप उसको अलाउ मत किया करें। अच्छा चले मैं अभी कर देता हूँ। मुझे चैट असल में अरे ये जो अपने नाम से नहीं है उन सारों को ब्लॉक कर दें। नहीं वो उसमें हम ये कर लेते हैं कि जो आप मुझे वो यूजर्स बता दें जो कौन कौन से हैं जो हाँ जी सर मिस्टर डिफेंडर और जैक स्पैरोज। ठीक है, इनको हम ब्लॉक कर देते हैं। अभी वो छोड़ गए जी दोनों। सर आप प्लीज नेक्स्ट टाइम सर जिनका रियल नेम ना हो सर आप उन्हें अलाउ ना चले किया मैं करें यहाँ सर पे वो मीटिंग कर में। देता हूँ। वो असल में बेटा मीटिंग के दरमियान जो ना लोग आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता। आप अगर यही काम करते रहेंगे तो फिर क्लास नहीं हो सकती। सर लास्ट टाइम भी सर काफी बदतमीजी की थी सर, किसी ने मेरे अगेंस्ट सर बात की थी, तो सर इसी वजह से सर आप सर प्लीज ट्राई करें कि सर नेक्स्ट टाइम इनको अलाउ ही ना करें सर। ठीक है, मैं ये एक मैसेज भी लिख देता हूँ, नोबडी विल बी अलाउड। अच्छा मोहित जरा मुझसे बाद में बात करना। ठीक हो गया सर। अच्छा इसमें ये कर लेते हैं मोइस जी सर। जी सर। आवाज नेक्स्ट टाइम ना आप एक जूम का सेशन बना लें। ठीक है सर। उसमें जो ये किसको अलाउ करना और किसको ब्लॉक करना ये आपके जिम्मे लगा देते हैं। मुईद या जैद दोनों में से कोई एक कर ले। सर मैं कर लेता हूँ। ठीक है आप कर लें। ओके आप ही जूम का सेशन बनाएंगे, आप ही जूम एडवर्टाइज करेंगे, पीछे मुझे भी आप उसमें इनवाइट करेंगे। आप स्टार्ट करेंगे, रिकॉर्डिंग भी आप ही करेंगे। रिकॉर्डिंग करके शेयर आप कर दीजिएगा गूगल ड्राइव पे। और बाकी मैं करूंगा कि क्लास वो, क्योंकि अगर मैं ये पीछे बैकग्राउंड में चैट पढ़ूंगा या उसमें ब्लॉक या अनब्लॉक करता रहूंगा तो फिर हम क्लास नहीं कर सकते। ठीक है इसको मैं कर लेता हूँ। हाँ वो आप बैकग्राउंड में आप ये काम करते रहे, हम जो है ना वो हमारी क्लास चलती रहेगी पैरेलल। ठीक हो गया। और दूसरा उसके लिए जो ना एक एसओपी बना दें, तमाम बच्चों को बता दें कि वो अपने रियल नेम से आए। जो भी डिवाइसेस वो यूज करते हैं उन डिवाइसेस के ऊपर जो ना वो अपने नेम कॉन्फ़िगर कर लें। इवन मोबाइल के ऊपर भी जाके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो ना वो अपने नाम चेंज करें। और जूम के अंदर खासतौर पे जहाँ भी वो जूम यूज करें या ब्राउजर पे यूज करें वो अपने रियल नेम के साथ लॉग इन। ठीक है मैं कर लूंगा। जो नहीं होगा फिर उसको हम नहीं अलाउ करेंगे। ठीक हो गया जी। अब चलें वापस आ जाएंगे। हम आईपीसी पढ़ रहे थे और आईपीसी में हमने ये देखा इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन में जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं वो आईपीसी अगर मैसेज पासिंग के थ्रू कर रहे हैं तो वो ये वाला सोल्यूशन अडॉप्ट करेंगे जिसमें वो एक बफर क्रिएट करेंगे जिसको हम कह रहे हैं बाउंडेड बफर, क्योंकि उसका हमने बफर साइज कांस्टेंट रखा हुआ है। और बाउंडेड बफर में दो एल्गो आपके पास चलेंगे, एक प्रोड्यूसर होगा और एक कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर हमेशा प्रोड्यूस करता रहेगा
कब तक? जब तक के बफर का साइज उसको अलाउ करता है। जब बफर का साइज फुल हो जाएगा तो प्रोड्यूसर स्टक हो जाएगा, व्हाइल लूप के अंदर फंस जाएगा। और इसी तरह कंज्यूमर हमेशा कंज्यूम करता रहेगा, कब तक? जब तक के उसको जो है ना वो बफर में कुछ ना कुछ आइटम मिलते रहेंगे। जब बफर एम्प्टी हो जाएगा तो कंज्यूमर स्टक हो जाएगा व्हाइल लूप में, और जैसे ही दोबारा बफर में कोई चीज आएगी तो कंज्यूमर उसको कंज्यूम करना शुरू कर देगा। प्रोड्यूसर इन के पॉइंटर को यूज करता है, कंज्यूमर आउट के पॉइंटर को यूज करता है, और ये दोनों एक ही जो है ना वो सर्कुलर क्यू के अंदर जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, ये जो आउटर लूप, मोइज माइक ऑन कर ले। सर ये जो आउटर लूप है, वाइल ट्रू वाली जो हमने लूप इस्तेमाल की हुई है, ये क्या हमेशा ही ट्रू रहेगी सर? क्योंकि यहाँ पे तो हम खुद हार्ड कोडेड, वही ना हार्ड कोडेड कर रहे हैं ना, यहाँ पे तो कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट में तो कंडीशन है, वो तो मीट हो जाएगी तो वो फॉल्स हो जाएगी, उससे तो आउट हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट वाली दोनों केसेस में हमेशा ही ट्रू रहेगी वो तो। ये तो इनफिनिट टाइम। जी जी बिल्कुल, ये इनफिनिट टाइम ही है, और उसकी रीजन ये है, अब अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा, अगर उसकी रीजन भी है, उसकी रीजन ये है कि देखें जो कंज्यूमर है, लेट से अगर आप डॉक्यूमेंट और सेवर वाला मॉडल देखें, जो डॉक्यूमेंट जनरेट कर रहा होता है, अगर वो हम उनको लेट से वो होता नहीं आईपीसी पे, लेकिन अगर हम उनको आईपीसी पे डाल दें तो जो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है वो सेवर को दे रहा है कि इसको सेव करते जाओ फाइल में। कब तक सेव करते रहो? जब तक के डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हो रही है। जब भी आप डॉक्यूमेंट में चेंज करें तो आपको उसको जो है ना वो सेव करना है। आप बेसिकली इसमें डॉक्यूमेंट जनरेटर या डॉक्यूमेंट वाला जो प्रोसेस है वो प्रोड्यूसर है, वो चेंजेस प्रोड्यूस करता जा रहा है, और वो सारी की सारी चेंजेस एज अ मैसेज पासिंग वो जो ना वो भेजता जा रहा है किसको? सेवर को। सेवर क्या है? सेवर कंज्यूमर है। अब कंज्यूमर ने कब काम करना है? कंज्यूमर ने हर उस वक्त काम करते रहना जब तक के नए आइटम्स या नए मैसेजेस आ रहे हैं। इसका मतलब है सेवर इन्फिनिटली चलता रहेगा, और कब तक चलता रहेगा? जब तक के डॉक्यूमेंट जो है ना वो नई चेंजेस या नए मैसेजेस भेज रही है। तो ये दोनों ही फॉरएवर चलेंगे। और इस तरह के जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस होते हैं, नेचुरली जब तक उनकी प्रोसेस लाइफ होती है वो फॉरएवर चलते हैं, और वो एक ही काम कर रहे होते हैं। इसलिए हमने उनको वाइल ट्रू लूप में ही डालना होता है, ताकि वो कंज्यूम करते रहें, और वो उसको जो भी उनको वो मैसेजेस मिल रहे हैं उनके ऊपर जो भी उन्होंने एक्शन करना वो करते रहें। उसमें कंज्यूमर होगा, एक प्रोड्यूसर होगा। इसी तरह दो और लूप होंगे। ये भी हो सकता है कि एक ही प्रोसेस के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर और मल्टीपल प्रोड्यूसर हो, यानी प्रोसेस ए ने अगर प्रोसेस बी से बात करनी और बी ने ए से बात करनी, तो फिर डिफरेंट इनके लूप्स होंगे, और फिर वहां मल्टीपल थ्रेडिंग आपको चाहिए होगी। ठीक हो गया सर, समझ आ गई। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, अब हम आ रहे हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन थ्रू शेयर्ड मेमोरी। अब उसमें ये होता है कि एरिया दोनों रिजर्व कर लेते हैं, जो कि पेरेंट प्रोसेस का एरिया था पहले, लेकिन जब वो चाइल्ड फोर्क करेगा या चाइल्ड क्रिएट करेगा तो उसमें वो शेयर्ड एरिया आप अपने एरिया में से पेरेंट के लिए रिजर्व कर देगा, चाइल्ड के लिए रिजर्व कर देगा, जिसमें चाइल्ड भी लिख सकता है और पेरेंट भी उसको अभी तक रीड कर सकता है। द कम्युनिकेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ यूजर प्रोसेस, नॉट द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें अच्छा फायदा ये होता है कि आपने ये देखा होगा कि जो मैसेज पासिंग स्कीम है उसके लिए आपको जो है ना वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सिस्टम कॉल्स की जरूरत है, और जो उसकी क्यू की मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। जो आपका मैसेज बाउंडेड बफर है या अनबाउंडेड बफर है उसकी मैनेजमेंट सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, और आप उसको फिल या कंज्यूम करेंगे थ्रू सिस्टम कॉल। लेकिन जो शेयर्ड मेमोरी है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है ना वो बीच में आने की जरूरत नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंटरवीन नहीं करता। प्रोसेसेस जो है ना वो इम्प्लिसिटली आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और एक्चुअली डॉक्यूमेंट जनरेटर और डॉक्यूमेंट सेवर के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो शेयर्ड मेमोरी के थ्रू होती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम से कम विंडोज को या लिनक्स को तंग किया जाए और ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली ये काम होता रहे। तो इसमें मेजर इश्यू जो है वो ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करना है जिसमें जो है ना वो जो प्रोसेसेस हैं वो सिंक्रोनाइज कर सकें अपने एप्लीकेशंस, अपने एक्शंस। जैसे इस केस में आप देखें कि जो डॉक्यूमेंट जनरेटर है वो जितनी डॉक्यूमेंट चेंजेस नहीं जनरेट कर रहा है वो उनको सिंक्रोनाइज करना चाह रहा है सेवर के साथ, और सेवर जब उनको सेव करता जा रहा है तो वो ज़ाहिर है वो सिंक्रोनाइज होती जा रही। तो जब भी एक नई चेंज आएगी तो उसको सिंक्रोनाइज होना चाहिए उस फाइल के साथ जो पीछे बैकग्राउंड में आपके लिए सेवर बना रहा है, और जब वो सेवर बना रहा होता है तो वो बेसिकली वो फिर शेयर्ड मेमोरी के थ्रू आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। फर्दर हम जो शेयर्ड जो सिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन उसको हम आगे जाके किसी एक चैप्टर में पढ़ेंगे अगर हम वहां तक पहुंच गए। अच्छा, इसी तरह इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन जो मैसेज पासिंग के थ्रू होती है
उसके अंदर वो अभी पीछे भी हमने देखा कि कंज्यूमर प्रोड्यूसर मॉडल होता है। जो कंज्यूमर प्रोड्यूसर मॉडल है वो बेसिकली दो मैसेजेस के ऊपर बेस करता है, एक को कहते हैं सेंड, एक को कहते हैं रिसीव। यानी जो प्रोड्यूसर है वो सेंड करता है, जो कंज्यूमर है वो रिसीव करता है। उनको हम कहते हैं मैसेज सिस्टम। मैसेज सिस्टम जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर्ड वेरिएबल्स के थ्रू कम्युनिकेट करता है। अच्छा, अगर तो बाउंडेड बफर है तब भी आप मैसेज साइज जो है ना वो फिक्स कर सकते हैं और उसको वेरिएबल भी कर सकते हैं, लेकिन फिर वेरिएबल का मतलब है कि टोटल साइज उसका नंबर ऑफ मैसेजेस का साइज जो है ना बाउंडेड बफर के बराबर होना चाहिए। और अगर अनबाउंडेड बफर है तो तब भी आप मैसेज साइज फिक्स कर सकते हैं और वेरिएबल कर सकते हैं। फिक्स करेंगे तो नंबर ऑफ मैसेजेस अनबाउंडेड है, लेकिन साइज जो है ना आपका फिक्स है। अगर वेरिएबल करेंगे तो साइज भी वेरिएबल है और नंबर ऑफ मैसेजेस भी जो है ना अनवेरिएबल है, वेरिएबल है। इसी तरह अगर आप देखें, अगर पी प्रोसेस Excuse me, क्यू sir. प्रोसेस के साथ जी सर ये चैट में कोई लड़की है सुमन सर, उसके मैसेजेस आ रहे हैं अब। अच्छा बेटा, मुझे अब असल में ना फिर उधर चैट पे जाना पड़ता है स्लाइड्स को बंद करके। चलो ये अगली दफा हम इनको हैंडल कर लेंगे। सुमन को अब मैं देखता हूँ, तो मैं सुमन को ब्लॉक कर देता हूँ। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे आ जाए, इफ प्रोसेस P and Q wish to communicate, they need to establish a communication link। communication link एक और चीज है। communication link का मतलब है जब आप मैसेज पासिंग मैकेनिज्म में जाते हैं और आपको जो है ना सेंड रिसीव या प्रोड्यूसर कंज्यूमर मॉडल चाहिए, तो एक और चीज चाहिए होती है जिसको कहते हैं कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक जो है ना सेंड और रिसीव के लिए जो है ना वो काम करता है। अब आप लोगों के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आने शुरू हो गए। ठीक हो गया जी। और इसमें जो कम्युनिकेशन लिंक है उसका अगर आप थोड़ा सा जाके देखें तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आपने या ऑपरेटिंग सिस्टम में कभी या नेटवर्क में आपने पोर्ट्स पढ़ी होंगी। जो पोर्ट है वो बेसिकली कम्युनिकेशन लिंक का काम करती है। हम आगे जाके देखते हैं कि इनमें कुछ चीज़ों की हमने डिटेल्स पढ़नी है कि लिंक्स बनते कैसे हैं, लिंक्स को प्रोसेसेस के साथ एसोसिएट कैसे करते हैं, लिंक्स के पेयर कैसे बनाए जाते हैं, लिंक की कैपेसिटी क्या होती है, लिंक के ऊपर जाने वाले मैसेज का साइज फिक्स होता है, वेरिएबल होता है या क्या साइज होता है, लिंक डायरेक्शनल होते हैं, बाय डायरेक्शनल होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना वो हम कम्युनिकेशन लिंक्स के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, ये यहाँ तक हम जो है ना वो हमने जो है ना वो कम्युनिकेशन लिंक से आगे हमने स्टार्ट करना है। आईपीसी हमने यहाँ तक पढ़ ली है और मैं ये चाहूंगा कि आप लोग सारे यहाँ तक इसको रिवाइज भी करके और जो मैंने असाइनमेंट दिए उनको भी कंप्लीट करके लाएं। अब यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्टूडेंट का, सर एक दफा असाइनमेंट टास्क से रिपीट कर दें। सर जी ये वो असाइनमेंट पीछे लिखा टास्क हुआ काइंडली स्लाइड्स पे, सर वर्क में सर जो है ना क्लासरूम का हाँ जो वो वर्क मैं है सर उसमें उसमें डाल भी दूँ, मेंशन कर दीजिएगा। जी सर, थैंक यू उसमें मैं डाल देता हूँ। ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन? जी किसी का और कोई क्वेश्चन? सर क्विज के लिए भी सिलेबस बता दें नेक्स्ट, अगर क्विज है तो। क्विज के लिए जहां तक हमने पढ़ा, ये जो आज का लेक्चर और पिछला लेक्चर, बस ये 2 लेक्चर्स आपका सिलेबस है। सर वो सारी कैलकुलेशंस और ये वाला आज वाला सर। शेड्यूलर से स्टार्ट करना ना, बेसिकली पिछला लेक्चर आपका शेड्यूलर था। सर शेड्यूलर से ऑनवर्ड सर सारा आज यहाँ तक शेड्यूलर से मैसेज ऑनवर्ड, पासिंग। जी मैसेज पासिंग तक। एक क्विज आपका हो चुका है पीछे, जो हमने क्विज लिया था वो आज के क्विज के तौर पे काउंट होगा। सर वो लास्ट क्विज से लेके ना मैंने बात करनी थी, ये कुछ बच्चे कह रहे थे कि लास्ट क्विज अगर आप काउंट ना करें उसके लिए एक अलग क्विज ले लें आप। चलें ठीक है जी, फिर हम पीछे तक जितना आज तक हमने पढ़ा उस सारे का एक अलग क्विज ले लेते हैं। नहीं नहीं सर सही है सर, पीछे नहीं, वाला जब सर नहीं, जो हो सर, गया नहीं। सर सही है सर अगेन सारा नहीं। सर। सारा सर इतना सारा तैयार नहीं होता सर, पहले इतनी मुश्किलों से किया था थोड़ा थोड़ा करके कच्चा पक्का और सर हो गया था क्विज। चलो अब किसी को इश्यू है तो वो फिर बता दे खुद ही, बाकी देख लो अब खुद आप लोग। सर जो चले आपने आप अभी अगले क्विज का है। अब अगले क्विजेस देते जाएं। अगर किसी को मसला होगा तो हम आखिर में जाके उनके लिए कोई स्पेशल क्विज रख लेंगे। जी सर ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू ठीक है सर। सर। जी यहाँ तक अब किसी को कोई क्वेश्चन हो? सर हमने लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर से ऑनवर्ड सर यहाँ तक मैसेज पासिंग तक नेक्स्ट मंडे को पढ़ क्विज लिया, देना है।
जी बिल्कुल, आपका ये ठीक है शेड्यूलर सर। के ऊपर जितना भी है, शेड्यूलर और मैसेज पासिंग के ऊपर आपका क्विज है। ओके सर। सर एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से। जी जी बताएं। सर वो 12 बजे के बाद टाइम सर रखा करें सर, मेरी जॉब का मसला है तो सर मेरे 2-3 लेक्चर पिछले भी मैं नहीं ले सका सर, जब पहले होता है तो सर मेरा इशू हो जाता है वहाँ। तो अच्छा अगर सर, सर ना आज रमजान है ना, रमजान में एक मसला ये है कि अभी जो है ना वो जोहर की नमाज होने वाली है, अब सारे लोगों ने नमाज भी पढ़ने जाना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो जोहर के बाद अगर रखेंगे 2 बजे रखेंगे तो फिर आप लोगों को एक जो है ना वो नींद आना शुरू हो जाएगी। मुझे पता है रमजान में 2 बजे के बाद ज्यादातर लोग सोए पड़े होते हैं, और फिर अगर सर रोजा असर भी के लग बाद रहा होता है थोड़ा थोड़ा। और आप देखें ना, ये 1.5 घंटे की स्लॉट इसी टाइम पे निकल सकती है, तो रोजा तो जाहिर है सुबह कम लगेगा, जोहर के बाद आपको ज्यादा लगेगा, असर के बिल्कुल भी पढ़ने के काबिल नहीं होंगे आप। बिल्कुल और सर। फिर सर हमारे मगरिब के साथ बाद नाइट शिफ्ट लग सकती है। नाइट शिफ्ट के अलावा एक और आइडिया हो सकता है कि आप फजर पढ़ के अगर ना सोएं तो जी यस सर, सर, ठीक सहरी है। टाइम कर नहीं लें। सर उस वक्त तो गनून की छाई होती है तो सर अब 12 से लेकर सर 2 बजे तक सर सब जाग रहे होते हैं सहरी के लिए, तो सर 12 से 2 कर लें रात के। बीच 12 से 2 रात को? नहीं नहीं सर, नहीं सर, सर ऐसा सारे नहीं। जाग 12 ही रहे से होते हैं। सर बंदा तरावियाँ पढ़ के आता है, उसको फुल बैंड बची हुई होती है, बंदा कहता है बस अब जो है ना लेट जाए किसी तरह ना, और 12 से घंटा 2 भाई मैं सोया होता हूँ, क्योंकि मैं 11 बजे आता हूँ तरावी पढ़ के। सर हमारे नो लिए दुआ सर, किया सर करें। सबकी टाइमिंग तो सेम नहीं होती ना। हाँ सर ये सबसे अच्छा टाइम है। सर 12 से 1:30 कर लेते हैं हम, 2 बजे जमात होती है हमारी तरफ। आपकी जमात 2 बजे होती है, कुछ की 1 बजे होती है, कुछ की 1:15 होती है, कुछ की 1:30 होती है, कुछ की 1:45 होती है। सर जिनकी 1 होती है उनकी भी जमात तो रह गई ना आज, मतलब लेक्चर होगा तो वो छूट जाएगी। अब लेक्चर खत्म हो गया, अब ये आखिरी क्वेश्चन है, अब 1:15 अभी होने वाला, दोनों पढ़ सकते हैं, 1:15 वाले भी 1:30 वाले भी, ज्यादातर की 1:30 बजे होगी। ठीक है सर, फिर मैं तो सर वैसे सर 12 मस्जिद बजे में घर जाने से जाऊंगा। मना किया हुआ है गवर्नमेंट आप ये ने कर कि ना सकते वहाँ हैं पे जॉब ज्यादा में फैला है। जाते हुए, अगर आप जॉब पे जाते हैं तो आप अपने मोबाइल से जो है ना ज्वाइन कर लिया करें, पहला नहीं जो सर पहले वो तो 30 मिनट। सर वो सिस्टम भी होता है, लैपटॉप भी होता है सर, वो तो नहीं, यानी उसी काम भी हम उसी पे ही करते हैं, वो इशू नहीं है सर। हाँ तो सर बस फिर फिर वो जॉब आप थोड़ा डिस्टर्ब होती है। बेटा उसमें ये देखें ना, अगर हम सारों को वो करने की कोशिश करेंगे फिर कोई 1-2 निकल आएंगे जिनका मसला कुछ और होगा। ठीक है सर, फिर हम मैं 12 बजे हाँ से सर आऊंगा। थैंक यू जज़ाकल्लाह जी। कोई और क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है जी, आज के लिए सर आप क्वेश्चन अफ्तारी पर कब बुला रहे हैं सर? अफ्तारी पे आप बेशक आज आ जाएं जी। सर नहीं सर, सर 1-2 दिन पहले से इनविटेशन दीजिएगा। एक दो दिन लोकेशन पहले शेयर कल कर आ दें। जाएं, कल आ जाएं जी अफ्तारी के ऊपर, कल मैं आपकी अफ्तारी करा देता हूँ, आ जाएं। थैंक यू सो मच सर। कोई मसला नहीं, वेलकम। अफ्तारी पे तो बिल्कुल नेकी का सर काम है। आप अगर जो ये ना आया तो फिर इसके ऊपर पड़ जाएगी। हाँ वो फिर पूरी क्लास को ये कराएगा। सर पूरी क्लास नहीं साथ आना है, वैसे सबने ही कहा है। हाँ तो सारे आ जाएं, कोई मसला नहीं है, सारे आ जाएं हाजिर। अहमद आपको पता है सर का घर किधर है? विहाड़ी में है। आप लोग यहाँ मुल्तान से बाहर जाते हुए डरते हो, वैसे भी डबल सवारी में पाबंदी है, तो सोच मेरी लो तो अम्मी थोड़ा मुझे सा घर खतरे से वाला बाहर नहीं काम। निकलने दे नहीं रही। सर मुल्तान में ही रहते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं बस। नहीं मैं बिहाड़ी में ही रह रहा हूँ। मुल्तान के नहीं है बेसिकली तो। सर आपने कह मैं दिया सर, मुल्तान हमारी से हूँ अफ्तारी हो लेकिन गई। मैं थैंक बिहाड़ी यू में ही सो रह रहा मच हूँ। सर। नहीं सर अब आपका आपने कहना ही आना सर है। काफी है। सर लाइव आपने कह लोकेशन दिया व्हाट्सएप सर कर काफी। दें। हाँ लाइव लोकेशन मैं आपकी व्हाट्सएप कर देता हूँ, ठीक है। और जी कोई और चीज? सर थैंक यू सो मच सर, जज़ाकल्लाह। ओके जी, थैंक थैंक यू यू वेरी सो मच मच। सर। जज़ाकल्लाह, जीते रहें जी, दुआओं में याद थैंक रखें। यू सर। अल्लाह हाफिज। थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़ सर। सर। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। बस ठीक है यार। होस्ट जो है ना, सर ने मुझे अभी बनाया था थोड़ी देर के लिए। मेरा भी लैपटॉप की बैटरी बंद होने लगी थी तो मैंने तुम्हें होस्ट बना दिया। बीच में ना होस्ट वगैरह हम चेंज करते रहेंगे, अगर कोई अवेलेबल ना हो सका तो जो होस्ट होगा वो दूसरा को बैन कर सकता है। हाँ ठीक यार है, ये लेकिन यार आज ग्रुप में ये एंजल कौन थी? पता नहीं कौन थी, खैरियत? मुझे मैसेजेस आ रहे थे। क्या कह रही? पता नहीं यार, तुम्हें बार बार वो मैसेज करी थी सर को, सर मुझे ये टॉपिक नहीं समझ आया, फिर उसके बाद मुझे प्राइवेटली मैसेज आने लग गए मुझे भी कि यार मैसेज आ रहे थे उसके तो। सना ये मुझे समझा देना टॉपिक अच्छा, सना बाद में मुझे ये करवा देना, ये करवा देना। मैंने रिप्लाई कोई नहीं किया।
तो तुम करके पूछ लेती ना। यार वैसे seriously, यार आप लोग अगर किसी ने कोई बात करनी है ना तो आप लोगों के रियल नेम मेरे ख्याल में हैं, तो हर कोई अपने रियल नेम से बात करे, लेकिन ये वाली यार हरकत समझ नहीं आई। मेरा ना मोइज भाई, मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ तो जो है ना वो इंटेल अपडेटेड लिखा हुआ आ रहा होता है। यार आप एक काम करो ना, अबाउट में जाके वहाँ पे आपका नेम चेंज कर दो, वहाँ पे इंटेल अपडेट की जगह अपना नेम लिख दो, अहमद अशाम लिख दो, वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का ही नेम आपका शो हो रहा होता है आपके यहाँ पे। तो आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम का नेम अगर चेंज करोगे तो देन आपका नेम ही वो शो तो हो रहा मैंने होगा। नेट से देख के कर लिया है, वो तो मैंने कर लिया, लेकिन वैसे मैं बता रहा था कि मेरा इंटेल अपडेटेड आ रहा होता है, वो तो सबको ही पता है। नहीं वो ठीक है, लेकिन यार ये जो आज हरकत हुई है ना, सीरियसली ये बहुत ज़्यादा अनोइंग थी और शर्मिंदगी का बायस थी। वो जो मैसेज मैंने एक पढ़ा है कि सर को देख के रोज़ा टूट जाता है, सीरियसली यार लख दिलाना था ऐसी सोच पे भी, और यार बाप की जगह पे हैं और आप लोग किस किस्म की हरकतें। रमज़ान शरीफ का भी ख्याल नहीं यार, तकद्दुस यकीन होता है हर मानो चीज़। यार, देख के इतना गुस्सा आ रहा था ना, मतलब इतनी फजूल किस्म की हरकतें हो रही थी आज। तोबा अस्तगफुरुल्लाह, यार खुद में क्लास में से लोगों को मुइज भाई अपनी मतलब क्लास में रमजान से ही है शरीफ कोई में भी लिहाज ही नहीं है, रमजान शरीफ का भाई लिहाज नहीं है सीरियस इन लोगों को। मेरी तरफ क्लास मैं एक में बात से कहूँ- कोई लिंक शेयर कर देता होगा किसी और के साथ, क्लास में मैं भी ना हो, क्लास में से लिंक कोई शेयर करता होगा। हाउ कैन यू श्योर? ये नेक्स्ट करता है या क्लास में नहीं अब करता? ऐसा नहीं होना। ये क्लास वाली- में से ही कोई बदतमीजी कर रहा है, क्लास के बाहर से कोई नहीं है ये। जैद पिछली बार ओके आया था, इस दफा पता नहीं कौन आ रहे हैं, जो पता नहीं क्या कौन आ रहे हैं यार। देखो इनको तो देखो, क्लास का माहौल खराब हो रहा है। नहीं ये आगे से नहीं होना फिलहाल। बहरहाल यार अगर ज़्यादा ये नेक्स्ट क्लास तक सुधरते हैं ठीक है, कि आप भी ना ग्रुप में ना ऑफिशियल में बल्कि मैसेज कर दो, भाड़ में जाएं ऐसे बच्चे ना, तो जो भी होगा देखी जाएगी। हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह इतनी कैपेसिटी है कि इन लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो एक काम करो, ऑफिशियल ग्रुप में जो है ना हमारा ऑफिशियल जिसमें सारे टीचर्स हैं, उसमें एक मैसेज कर दो कि नेक्स्ट टाइम क्लास के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी हरकत अगर हुई तो उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना क्या सच बड़ी बात नहीं है, वो आइडेंटिफाई करके और सीधा रेस्टिकेशन पे लेके जाएंगे उसको इंशाल्लाह, उसको फिर यहाँ पे डिग्री नहीं करने देंगे। उसका ना मोइज भाई के एक्ट भी होता है जिसके अगेंस्ट आप उसके ऊपर केस भी कर सकते हो। यार एक्ट अलग बात है, लेकिन रेस्टिकेट तो सबसे पहले करवाएंगे। वीसी साहब का एक एप्लीकेशन पूरी क्लास मिलके लिख के देगी कि सर ये स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लास का एटमॉस्फेयर ख़राब कर रहे हैं। क्लास फेलोज हैं, तमीज़ से रहें, आपस में भी तमीज़ से रहें, टीचर के साथ भी तमीज़ से रहें, हर बंदे की रिस्पेक्ट होती है। लाइक जैसे अभी सना ने मेंशन किया लेक्चर के दौरान के लास्ट लेक्चर में मैं तो नहीं था, वो कह रही थी कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हुई है, तो अगर वो भी प्रॉब्लम हुई तो यार हम लोग क्लास फेलोज हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, ठीक है। ये कोई वे नहीं है कि आप लोग एक दूसरे के ऊपर टोंट करने लग जाओ, एक दूसरे को बुरा भला कहो। फिर सबसे बड़ी बात यार टीचर की, सीरियसली ऐसे लोग ना ज़िंदगी में कभी कामयाब हो सकते हैं ना ही आखिरत में कामयाब हो सकते हैं, इन्होंने मरना ही है हर लिहाज से, तो ऐसे लोगों को हम क्यों ना मारें फिर लोग। सही बात है, ये तो जहाद होगा इनके खिलाफ। यार मुझे सबसे ज़्यादा सिंपल सी तकलीफ हुई है बात होती है कि बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। बिल्कुल